अध्याय 26। उद्देश्य। अब जब मेलिंडा अति यथार्थवादी युद्ध के शिखर से बाहर आ गई, तो उसे याद आया कि उसने सिम्युलेटर में सबसे पहले कदम क्यों रखा था। इसमें की विशिष्टताएं खराब नहीं है। यह कवच के बारे में अफसोस की बात है। यह बड़े पैमाने पर हाथापाई में टिक नहीं पाता। ढाल अपनी सुरक्षा की अल्प मात्रा की तुलना में बहुत भारी है। फिर भी जब उसने देखा कि अपनी मशीन की मरम्मत और अपनी ढाल को बदलने के लिए उसे कितना कम सोना खर्च करना पड़ा, तो वे मुस्कुराई। उसने जो कुल राशि खोई वह उस आखिरी मैच में अच्छा प्रदर्शन करके अर्जित सोने की मात्रा की तुलना में बहुत कम थी। उन्हें प्रतिष्ठित एमवीपी पुरस्कार भी मिला। गेम वास्तव में इन युक्तियों के साथ अपने पुराने ग्राहक आधार को बनाए रखने में पूरी तरह सफल रहा। जेनेट ने स्कोर सूची पढ़ते हुए उसकी सराहना की। धिकार है मेली, तुम उन पर शहर गए। आपने व्यक्तिगत रूप से 4 मैच अक्षम कर दिए हैं। हाँ, और इस प्रक्रिया में मेरी पूरी मशीन बर्बाद हो गई। कम से कम मैं मरम्मत बिल के बारे में नहीं रोऊंगा। आप दूसरे मैच के लिए जाना चाहते हैं? हाँ, मुझे इस तंत्र से परिचित होने की आवश्यकता है। मेरे छोटे चचेरे भाई ने इस मशीन के साथ अच्छा काम किया। वह पका है। यदि आपकी नई मशीनें 4F से पूरी तरह सुसज्जित है, तो वह मेरा सम्मान करता है। आधी रे टीम ने आप पर निशाना साधा और फिर भी आप अंत तक सफल रहे। मुझे नहीं पता था कि आप नेतृत्व करने के लिए इतने साहसी थे। मुझे लगता है मैं इस पल में फंस गया हूँ। वह नहीं जानती थी कि उसे मार्क एंटनी को चलाने में इतना आनंद क्यों आया। न सितारा मशीन के लिए इसकी विशेषताएं औसत दर्जे की थीं और इसने स्पष्ट रूप से एक ही बार में बहुत सारे काम करने की कोशिश की। फिर भी जब वे उसके कॉकपिट में चढ़ी, तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह एक युद्ध देवता का अवतार हो जो विधर्मियों का सफाया करने के लिए तैयार हो। इसकी गहरे रंग की योजना और चमकती लाल ढाल ने आक्रामक होने की ललक पैदा कर दी। जेनेट, क्या आपको लगता है कि खेल अधिक यथार्थवादी हो गया है? मुझे बमुश्किल ध्यान आया कि मैं एक सिम्युलेटर में खेल रहा था। ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप प्लैनेटरी गार्ड के सर्वश्रेष्ठ सिम्युलेटर पॉड्स के साथ खेल रहे हैं। वे जहाज ग्रेड कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण के साथ गति और प्रभावों का अनुकरण करते हैं। शायद यही बात थी। गेम सेंटर के सिम्युलेटर पॉड सबसे यथार्थवादी अनुभव प्रदान करने में उतनी दूर तक नहीं जाते हैं। गार्ड के सिमुलेशन पॉड्स आकाशगंगा में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वे उत्कृष्ट प्रशिक्षण अवसर प्रदान करते हैं। एक अन्य वारटोर्न उदाहरण में दोनों एक साथ कताबद्ध थे। यह उस दिन का नक्शा था, एक 200v200 जिसमें एक विशाल युद्ध का मैदान था जिसमें कब्जा करने या नष्ट करने के कई उद्देश्य थे। यदि दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते हों तो मैच 2 घंटे तक चल सकता है। पर्याप्त खिलाड़ियों को इकट्ठा करने में मैच मेकिंग में कुछ मिनट लगे। एक बार जब खिलाड़ियों का मिलान समाप्त हो गया, तो उनकी टीम दूसरी लॉबी में प्रवेश कर गई। इस बार मेलिंडा ने अपनी अधिक प्रभावशाली टीम के सदस्यों के बीच की मुद्राओं और तीखी बातों को नजरअंदाज कर दिया। 50 पायलटों के एक समूह के नेतृत्व का दावा करने की कोशिश करना मुश्किल से संभव था, लेकिन 200 के साथ यह लगभग संभव नहीं था जब तक कि आप प्रसिद्ध नहीं हो। आइए इस बार रक्षात्मक रहें। मैं चाहता हूं कि इस बार यह व्यवस्था थोड़ी देर तक चले। आगे के डिपो के बारे में क्या ख्याल है? यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम वहां अपने बारूद और ऊर्जा कोशिकाओं को फिर से भर सकते हैं। यदि मैं आपके मैक के ऊर्जा व्यय को याद करूं तो आप ऐसा करना बहुत कष्ट से करते हैं। जैसे ही मैच शुरू हुआ, बड़ी संख्या में मैच विशाल हैंगर से निकल गए और शहरी युद्ध के माहौल में प्रवेश कर गए। ऐतिहासिक रूप से संरक्षित पुराने टेरान शहर की तर्ज पर बनाई गई अधिकांश संरचनाएं केवल कुछ कहानियां ऊंची थीं।
जमीनी स्तर पर मैच को कवर करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर दुश्मन हवा से उन पर गोली चलाते हैं तो महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे ही उन्होंने अपने चुने हुए उद्देश्यों को पूरा किया, उनकी टीम के सभी 200 सदस्य अलग हो गए। कुछ खिलाड़ियों का इरादा किसी दूरस्थ स्थान पर हमला करने का था, जबकि अन्य ने आखिरी दम तक किसी स्थान की रक्षा करने की योजना बनाई थी। मेलिंडा और जेनेट जैसे ही एक छोटे फॉरवर्ड डिपो पर पहुंचे, जो खेल में द्वितीयक उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता था, यादृच्छिक मैच के एक समूह में शामिल हो गए। हमारी मुख्य जीत की शर्त सिटी हॉल को जीतना है, जबकि दुश्मन टीम को हमारे सैन्य मुख्यालय पर कब्जा करना है। असममित परिस्थितियों ने दोनों टीमों को अलग अलग रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया। सैन्य मुख्यालयों ने बेहतर मरम्मत और पुनः आपूर्ति की पेशकश की, जबकि सिटी हॉल में बेहतर सक्रिय सुरक्षा थी। इसने नीली टीम को आक्रमण करने और लाल टीम को बचाव करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि अगर रेड टीम अपनी दीवारों के पीछे ही घूमती रही, तो उनके पास गोला बारूद, ऊर्जा सेल और अन्य संसाधन खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैच की शुरुआत में द्वितीयक उद्देश्यों के लिए लड़ाई हावी रही। जब वे बंकर जैसे डिपो में पहुंचे, तो मैचों का समूह प्रत्येक दिशा में एक प्रभावी रक्षा बनाने के लिए फैल गया। उन्हें यह निर्णय लेने के लिए किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं थी कि उन्हें सबसे अच्छा रोजगार कहाँ मिलेगा। जेनेट ने अपनी तोप मशीन को बंकर के ठीक भीतर एक सुदृढ़ फायरिंग स्थिति में ला दिया। हवाई हमलों से पूरी तरह सुरक्षित रहते हुए भी उसका आगे का दृश्य शानदार था। लड़ाई की पहली आवाजें दूर तक सुनाई देने लगीं। दोनों टीमों के स्काउट्स एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे सीमित झड़पें हुईं। एक व्यथित प्रकाश यंत्र जिसका सिर गायब था, अचानक बंकर की परिधि में घुस आया। केवल इसका IFF या पहचान प्रणाली ने इसे विस्फोट से टुकड़े टुकड़े होने से रोका। वे आ रहे हैं। 8 मैच, माध्यम और रोशनी। अधिक विवरण प्रदान करने से पहले लाइट मेक गायब हो गया, यह देखते हुए कि कोई भी भारी उपकरण उनके बचाव में शामिल नहीं हुआ था। संभवतः डिपो के बहुत आगे स्थित होने के कारण मेलिंडा ने अपनी ढाल तैयार की और लेजर विस्फोट करने के लिए अपने दूसरे हाथ को तैयार रखा। मिसाइलें पहले आईं। कुछ ब्लॉक दूर से मिसाइलों की एक तीव्र बौछार डिपो की सतह पर गिरी, जिससे इसके प्रबलित बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचा। इसके बाद जो दूसरा वॉली आया, वह उनकी टीम के ATA द्वारा मार गिराया गया। इसके बाद की मिसाइलें रोकी जाती रहीं, जबकि उनकी टीम के आधे लोग मिसाइलों को मार गिराने में व्यस्त थे। 5 हाथापाई वाले समूह के फटने से कुछ टाउन हाउस टुकड़ों में बंट गए। जैसे ही उन्होंने अपनी मारक क्षमता एक राइफलमैन पर केंद्रित की, उनकी बंदूकें धधकने लगीं। जिस ढांचे के पीछे वह छिपा था, वह टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे दुश्मन को आग की एक स्पष्ट रेखा मिल गई, जिससे राइफलमैन को भारी नुकसान हुआ। मेलिंडा ने हमलावरों को वैकल्पिक लक्ष्य देने की कोशिश करते हुए अपने मार्क एंटनी को खुले में रखा। दुर्भाग्य से उन्होंने इसे चतुराई से खेला, अपना ध्यान अधिक कमजोर श्रेणी के मेक्स पर केंद्रित रखा। अरे यहाँ पर दोस्त, उसने क्रोधपूर्वक आवाज लगाई और अपनी आधी मिसाइल दागते हुए उनकी स्थिति की ओर बढ़ गई। प्रोजेक्टाइल ने सफलतापूर्वक एक मध्यम स्ट्राइकर का ध्यान भटका दिया, जिसने मिसाइलों को एक एक करके मार गिराने के लिए अपने हेड माउंटेड रैपिड फायर मशीन गन को सक्रिय कर दिया। फिर भी मेलिंडा ने उस समय तक इसे आधा कर दिया था और उसकी कलाई का लेजर स्ट्राइकर पर हमला करता रहा, जिससे उसके शॉट्स के प्रसार के कारण मध्यम लेकिन छिटपुट क्षति हुई। स्ट्राइकर ने बंदूक की गोलियों से जवाबी कार्यवाही की। छर्रों ने उसकी ढाल की सामने की परतें छीन लीं। फिर भी उसकी ढाल उन हमलों के खिलाफ खड़ी रही जो आसानी से एक हल्के मेक को टुकड़े टुकड़े कर सकते थे।
मेलिंडा ने अपनी लेजर फायरिंग बंद कर दी। इसके बजाय उसने अपने मे की पकड़ में गदा उठाई और उसे विरोधी मे के चेहरे पर गिराने के लिए तैयार हो गई। स्ट्राइकर ने अपनी बंदूक पर एक दुष्ट दिखने वाली संगीन को सक्रिय करके जवाब दिया। जैसे ही उसकी गद्दा नीचे आई, स्ट्राइकर ने टेलीग्राफ के हमले से बचाव कर लिया और उसकी संगीन से जोर लगाया। मुस्कुराते हुए मेलिंडा ने अपनी मशीन के धड़ को घुमाया, जिससे उसकी असंतुलित मशीन अपनी ढाल को एक ऐसे कोण में खींच ले गई जिसने समय पर संगीन हमले को बड़े करीने से रोक दिया। फिर उसने अपनी मशीन का पूरा वजन ढाल पर झुका दिया, जिससे स्ट्राइकर का हथियार बढ़ गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। एक किक के कारण बंदूक उड़ गई, जबकि गद्दा ने स्ट्राइकर के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसका आधा सिर कुचल गया। अव्यवस्थित मशीन पर कुछ और प्रहारों के कारण उसका कॉकपिट धंस गया, जिससे पायलट मांस के पेस्ट में दब गया। उसके अन्य साथियों ने अब तक हमलावरों को अच्छी तरह पकड़ लिया था। मेलिंडा और एक अन्य साथी स्ट्राइकर ने शेष 4 मेक को रोके रखा, जिससे वे जेनेट और उसके साथी मेक से मध्यम और लंबी दूरी की आग की चपेट में आ गए। विरोधियों ने अपनी पंक्ति में वापस भागने से पहले एक और गिरे हुए मेक को पीछे छोड़ दिया। रिप्रिव ने उन्हें यह समझने के लिए कुछ समय दिया कि उनकी टीम अन्य स्थानों पर कैसा प्रदर्शन कर रही है। फॉरवर्ड डिपो सुरक्षित है। एक छोटी सी छापेमारी को नाकाम कर दिया। कमबख्त संचार केंद्र बहुत मजबूत है। हम अपने ऊपर मिसाइलों और तोप के गोले बरसाने के लिए तैयार भारी भरकम दस्ते के साथ किसी चीज पर कब्जा नहीं करेंगे। हमें निकासी आश्रय स्थल पर वापस पीटा गया। उन्होंने वहां के नागरिकों पर पूरा कब्जा कर लिया। वे बंधकों को लाद रहे हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि यह किस प्रकार का है। रेड टीम कुछ करने को तैयार है। यदि वे बंधकों को ले जाते समय उपग्रहों की रक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाना चाहिए। बकवास। इससे पहले कि वे कुछ बुरा कहें, हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ, आगे बढ़ो। जब तक हम कम से कम 50 मैच को कोम सेंटर की ओर नहीं मोड़ते, हम उन्हें उनकी आरामदायक स्थिति से नहीं हटाएंगे। खैर, अगर हम बैठे रहेंगे तो वे जीतेंगे। आराम करना। उन्होंने इतने सारे यंत्रों को डाइवर्ट कर दिया है कि बिजली संयंत्र कम सुरक्षित है। एक बार जब हम इसे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, तो हम प्लग खींच सकते हैं और उनकी सभी निश्चित सुरक्षाओं को अलविदा कह सकते हैं। मेलिंडा ने सिर हिलाया, क्योंकि वह समझ गई थी कि हमलावरों की दूसरी लहर क्यों नहीं आई। वह सिर पीटने के लिए सिर न उठाने से क्षुब्ध महसूस कर रही थी। उसकी मेजबान को बेकार बैठे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। जेनेट, चलो पुनः आपूर्ति करें और चलें। फॉरवर्ड डिपो में मौजूद अधिकांश मेचों ने अपनी ऊर्जा कोशिकाओं और गोला बारूद को फिर से भरने के लिए इसकी पर्याप्त आपूर्ति का उपयोग किया। यदि कोई दुश्मन हमला करने आता है, तो वे अत्यधिक असुरक्षित होंगे। सौभाग्य से कोई नहीं आया और मेलिंडा अपने मिसाइल लॉन्चरों और कुछ खर्च की गई ऊर्जा कोशिकाओं को फिर से भरने में कामयाब रही। उन्होंने संचार उपग्रहों से संपर्क करने का निर्णय लिया, जिस पर वर्तमान में उनके साथी टीम के सदस्यों द्वारा छिटपुट हमले हो रहे थे। मिसाइलों और अन्य आयुधों ने विशाल संरचनाओं पर हमला किया। हालांकि अधिकांश भौतिक प्रोजेक्टाइल को मार गिराया गया, जबकि लेजरों ने आश्चर्यजनक रूप से लचीले एंटेना के खिलाफ केवल सतह को जलाया। इसका उन एंटेना को पिघलाने की कोशिश करना बेकार है। वे घेराबंदी का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। एक अनुभवी पायलट ने कुम पर बात की। यदि हम उन्हें कुम से वंचित करना चाहते हैं, तो हमें नियंत्रण केंद्रों या बैकअप पावर जनरेटर को नष्ट करना होगा। हमें किसी भी तरह करीब आने की जरूरत है। हवाई मार्ग से या जमीनी स्तर पर जाना बहुत जोखिम भरा है। क्या इस मानचित्र पर कोई भूमिगत पहुंच बिंदु है? वहां है।
लेकिन हमारे दुश्मनों ने बहुत सारे बैरिकेड्स के पीछे हथियार छिपा रखे हैं। किसी भी सुरंग से गुजरना नरक जैसा होगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मेलिंडा ने कहा, पहले से ही इस स्थिति के बारे में बुरा एहसास हो रहा है। जब तक आप अपने लेजरों से सभी एंटेना को पिघलाने की कोशिश में लगे रहना नहीं चाहते, हमें वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बाधित करने के लिए कुछ करना होगा। आइए उत्तर पहुंच बिंदु तक मिलते हैं। मेलिंडा ने जेनेट को पीछे छोड़ दिया। उसकी तोपें भूमिगत की तंग परिधि में उपयोगी नहीं होंगी, जबकि जेनेट और उसका तोपची सहायक आग प्रदान करने के लिए पीछे रह गए। मेलिंडा ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए मेच का एक रगटाइक समूह इकट्ठा किया और कोम सेंटर के उत्तर में सुरंग में प्रवेश किया। अंधेरा वातावरण केवल लाल आपातकालीन लाइटों से जगमगा रहा था, जो प्रभावी रोशनी प्रदान करने के लिए बहुत मंद थी। मेलिंडा और दर्जनों अन्य मेक्स ने अपने सेंसर मोड को ऑप्टिकल से रात या अंधेरे दृष्टि में बदल दिया जो उनके पास था। उनका स्काउट तेज लेकिन कम शोर वाले कदम से आगे बढ़ गया और अपनी टिप्पणियों को वापस भेजने से पहले कई मिनटों के लिए गायब हो गया। आगे मोड़ पर 6 हल्के और मध्यम मेक देखे गए। यह एक चेतावनी पोस्ट है। जैसे ही हम उपस्थित होंगे, वे इसके लिए दौड़ लगा देंगे। हम चोरी के लिए नहीं बने हैं, एक राइफलमैन ने नोट किया। आइए उनमें से आधे पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी को जाने दें। यदि वे चेतावनी से बच जाते हैं तो यह बेकार हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई बेहतर समाधान है। मुझे ठीक लगता है। ठीक है, मुझे सामने जाने दो। मेलिंडा ने उनके मध्य में कई हल्के मेघ की उपस्थिति के बावजूद जोर दिया। हो सकता है कि मैं उतना तेज ना हूं, लेकिन मैं अकेला हूं जिसके पास गैस शील्ड है। हमारे द्वारा ठीक है। लाइट मेक पायलटों में से एक ने बात की। यदि वे कोई जाल बिछाते हैं तो आपको उनके जाल से बचने का अच्छा मौका मिल सकता है। एक छोटी तैनाती योजना के साथ वे सुरंगों के माध्यम से और एक छोटे से खुले भंडारण क्षेत्र में घुस गए। कुछ खाली कंटेनर उनके और चौंका देने वाले दुश्मन के सैनिकों के बीच रास्ते में खड़े थे। कुछ लोग स्पष्ट रूप से ताश या कुछ और खेल रहे थे, क्योंकि उन्होंने घुसपैठ का जवाब सामान्य से आधा सेकंड धीमी गति से दिया। अपनी ढाल को सामने रखते हुए मेलिंडा ने मिसाइल ले जाने वाली मशीन पर कुछ लेजर विस्फोट करने के लिए अपनी दूसरी भुजा का उपयोग किया। वह उसके एक लॉन्चर को पिघलाते हुए एक ही स्थान पर कुछ हिट देने में सफल रही। उसके साथियों की छिटपुट गोलीबारी के कारण लॉन्चर मॉड्यूल को और अधिक नुकसान हुआ, जब तक कि एक छोटे से गोले ने उसकी सभी मिसाइलों को विस्फोटित नहीं कर दिया। विस्फोटों की विशाल श्रृंखला ने मिसाइलर को नष्ट कर दिया और दुश्मन के गठन को बाधित कर दिया। कुछ फुर्तीले वाहन आने वाली आग से बच गए और सफलतापूर्वक खिसक गए। हालांकि मध्यम यांत्रिकी के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। धीमे और मारने में आसान, मेलिंडा के सहयोगियों ने उनकी मुद्रा को बाधित करने और उन्हें गति हासिल करने से रोकने के लिए उनके पैरों पर गोली चलाई। अंततः वे अधिक संख्या में शत्रुओं तक पहुंच गए। हालांकि सभी ने अपनी रात्रि दृष्टि का उपयोग किया। मार्क केंटनी की आंखों की भयानक लाल चमक ने अंधेरे को एक गंभीर रूप दे दिया। उसके सिर के शीर्ष पर वाष्प शिखा ने उसके सामने मध्यम में को बटेर करने के लिए प्रेरित किया। फिर भी पायलट एक प्लैटिनम लीगर था और उसे मौत के घाट नहीं उतारा गया था। शत्रु सेना ने छोटी दूरी की मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला दागी, जिसने मार्क केंटनी को उड़ा दिया। फिर भी ढाल बची रही, जबकि उसकी आधी परतें चली गईं। आप उसके लिए भुगतान करने जा रहे हैं, वह चिल्लाई और मेज को घटकों के टूटे हुए ढेर में कुचलने के लिए वापस अंदर चली गई। अन्य मेजों ने शेष शत्रुओं को खत्म कर दिया। पर चलते हैं। जैसे ही वे सुरंग के अंत तक पहुंचे, उनका सामना तोप की आग की एक धारा से हुआ।
मेलिंडा के एक साथी के पैर में चोट लग गई, जिससे उसकी टीम की गतिशीलता गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। बकवास। मेरा बायां पैर खराब हो गया है, रास्ता बनाओ। मेलिंडा चिल्लाई और गिरी हुई मशीन पर अपनी ढाल संभालने के लिए आगे बढ़ी। किसी ने उसकी गांड को आड़ के पीछे खींच लिया। अब क्या करें? हमारे पास उनकी तोपों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता नहीं है। क्या आप हमारा उद्देश्य भूल गए? चाहे कोई भी कीमत हो, आगे बढ़ें। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मेलिंडा आगे बढ़ी और बहादुरी से मोर्चा संभाला। अन्य कर्मचारी यह निर्णय लेने से पहले झिझक रहे थे कि उनके पास दूसरा अवसर नहीं है। उन्होंने उत्साह के साथ पीछा किया। दूरगामी हथियारों से लैस लोगों ने भागते समय गोलीबारी की, जिससे सुरंग के नीचे तोप चलाने वालों को बहुत कम नुकसान हुआ, लेकिन इसने उन्हें अपने सिर छुपाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे जैसे मेलिंडा ने अपनी दौड़ जारी रखी, उसकी ढाल पर लगातार तोप के प्रहार होते रहे, जिससे उसकी मशीन पर झटके लगते रहे। उसके लिए अपने रास्ते में आने वाली भारी मात्रा में गतिज ऊर्जा से उबरना कठिन था, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों ने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया। इतना ही, मुझ पर फायरिंग करते रहो, मेरी इमेज सजा ले सकती है। जैसे जैसे ढाल के सिरे टूटते गए, ढाल ने अपना चौकोर आकार खोना शुरू कर दिया। कुछ गोले उसके कवच पर भी फटे, जिससे कई दरारें पड़ गईं। फिर भी तोपों के और भी बदतर होने से पहले उसने सफलतापूर्वक दूरी तय कर ली। अपनी आधी ढाल के साथ उसने दुश्मन के एक हथियार को एक तरफ कर दिया, जबकि उसकी गद्दा ने दूसरे दुश्मन की तोप पर प्रहार किया, जिससे हथियार निष्क्रिय हो गया। उसके प्रतिद्वंद्वी ने जवाबी कार्यवाही में उसकी ओर बेकार हथियार फेंक दिया, जिससे वे फॉलो अप में लड़खड़ा गई। मेक ने अपनी पीठ के पीछे तलवार को खोलकर गैप का इस्तेमाल किया। जब तक तलवार उस पर गिरी, मेलिंडा अपनी ढाल से वार को रोकने के लिए पर्याप्त संतुलन हासिल करने में कामयाब रही, जिससे वे अलग हो गई। अपनी ढाल खोने से क्रोधित होकर उसने अपनी गदा से आक्रामक रूप से हमला करने से पहले कुछ तेज लेजर विस्फोट किए। लेजरों ने मेक को काफी देर तक विचलित किया ताकि उसकी गद्दा दुश्मन मेक की तलवार वाली भुजा को निष्क्रिय कर सके। उसके बाद के हमलों ने सफलतापूर्वक उसके 4 अंगों को नष्ट कर दिया। संकीर्ण दायरे और बैरिकेड्स के कारण दोनों पक्षों के लिए यह देखना मुश्किल हो गया कि लड़ाई कैसे आगे बढ़ी। फिर भी मेलिंडा को विश्वास था कि उनकी टीम का पलड़ा भारी है। उसने अपने अगले शिकार का शिकार करने से पहले आसानी से अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी की तलवार को हटा दिया। ऐसा तब तक था जब तक कि अंधेरे से लंबी दूरी की मिसाइलों की बौछार नहीं होने लगी। मेलिंडा झट से पीछे हटी और हाल ही में अक्षम हुई मशीन को उठाया। इसकी IFF प्रणाली अभी भी काम कर रही थी, इसलिए अधिकांश मिसाइलें अन्य लक्ष्यों को हासिल करने या सुरंग की दीवारों के खिलाफ विस्फोट करने के लिए आखिरी सेकेंड में मुड़ गईं। मिसाइलें खर्च हो जाने के बाद उसने आधी अधूरी मशीन को गिरा दिया। वह एक साफ चाल थी। सुरंग से एक आश्चर्यजनक रूप से युवा आवाज गूंज उठी, लेकिन मुझे डर है कि यहीं आपकी किस्मत खत्म हो जाएगी। अंधेरे ने चमकीले रंग की मेक के लिए रास्ता बना दिया। इसके सफेद बाहरी भाग पर कोई निशान नहीं दिखा, और यहाँ तक कि इसकी ढाल भी प्राचीन दिख रही थी। लंबा और राजसी दिखने वाला मेक अब तक पीछे रह गया था। उसे और एक छोटे दस्ते को सतह से बाहर निकलने पर छिपा रखा था। खैर बकवास, मेलिंडा ने कहा, यह देखते हुए कि उसकी ढाल कैसे चली गई और उसका कवच टूटा हुआ और झुलसा हुआ लग रहा था। आप स्टॉक मॉडल चला रहे हैं? सचमुच मैं हूँ, पायलट ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया। मेरे पास कोई तरकीब नहीं है। मुझे लगता है कि मूल को वास्तविकता में भी चलाना आनंददायक है। आप कह सकते हैं कि मैं एक प्रशंसक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं,
एक चीज है जिससे मुझे नफरत है, और वह यह है कि मेलिंडा ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा क्योंकि वह अपनी नई मशीन के साथ शायद सबसे कठिन लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रही थी। मुझे धोखेबाजों से नफरत है। चमचमाता सफेद सीजर ऑगस्टस सामने अपनी पतंग की ढाल के साथ आगे की ओर गरज रहा था और उसकी दूसरी भुजा लेजरों की और भी अधिक शक्तिशाली गोलाबारी कर रही थी। मेलिंडा ने हमले को किनारे करते हुए गुर्राया और जवाबी कार्यवाही में अपनी दोनों कलाइयों पर तोपों से गोलीबारी की। उसने क्षति को न्यूनतम रखने के लिए अपनी बेहतर गतिशीलता और अपने पास मौजूद सभी पायलटिंग कौशल का उपयोग किया। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। जो है सामने रखो। अध्याय 27। पूर्ण शक्ति। एक अनकहे समझौते में सीजर ऑगस्टस के साथ आए सुदृढ़ीकरण ने खुद को मेलिंडा के सहयोगियों को रोकने में व्यस्त कर दिया। यह बहुत अच्छा तरीका है कि आप वहां पहुंच गए। हालांकि कवच के बारे में शर्म की बात है। यह मार्क एंटनी है, जिसे मेरे किसी परिचित ने डिजाइन किया है। आप जो सवारी कर रहे हैं उसके मुकाबले यह अधिक किफायती विकल्प माना जाता है। सीजर ऑगस्टस पायलट ने एक तिरस्कार भरी हंसी निकाली। इस फ्रेम के किसी भी घटक को सस्ता करने का विचार मात्र घृणित है। यह उन सभी चीजों के खिलाफ है जिसके लिए यह अगस्त में एक अभिप्राय है। आपको और आपके मित्र को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आपने इसकी भव्यता को कितना गंदा किया है। एक अजय ज्वार की तरह सीजर ऑगस्टस लेजर विस्फोटों का आदान प्रदान करते हुए दूरी को कम करता रहा। मेलिंडा की लेजर तोपें गर्म चल रही थीं, लेकिन एकमात्र चीज जो वह हासिल करने में कामयाब रही वह थी अपने प्रतिद्वंद्वी की ढाल की ऊपरी परतों को गर्म करना, जिससे उसके द्रव्यमान का केवल एक अंश पिघल गया। इसकी रक्षात्मक शक्ति नेशनल एरोमोटिव्स के ताप अवशोषण अनुसंधान का प्रमाण थी। यह बेकार है। अपरिहार्यता का सामना करें। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। मेलिंडा चिल्लाई जब उसने करीब आने के लिए अपनी लेजर फायर को छोड़ दिया। एक फुर्तीले गोरिल्ला की तरह उसने जितना संभव हो उतने शॉट्स लगाते हुए अपनी चाल आगे की ओर फेंकी। मार्क एंटनी ने अचानक हुए बदलावों के बावजूद दबाव डाला, जबकि आने वाली आग ने उसके शरीर के कई हिस्सों को गर्म कर दिया। इसने मार्क एंटनी को नरक के एक राक्षस की तरह बना दिया, जिसके काले कवच, चमकते लाल धब्बे और उसके सिर के शिखर से हमेशा मौजूद जलवाष्प रिस रहा था। यह एक अजीब नौटंकी है, रोमन हेलमेट डिजाइन। लेकिन मुझे डर है कि जब मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा तो तुम इसे खो दोगे। सीजर ऑगस्टस हाथापाई की सीमा में आ गया, लेकिन पायलट के शब्दों के बावजूद ऑगस्टस एक ट्रेन की तरह आगे बढ़ता रहा। मेलिंडा केवल देर से चकमा देकर किनारे की ओर भागी, और ऑगस्टस के त्वरित स्लैश से उसे एक झटका लगा। दोनों फिर से एक साथ आए और अवसरवादी लेजर विस्फोटों के साथ एक उग्र आदान प्रदान में लगे रहे। ऑगस्टस की ढाल वस्तुतः अविनाशी थी क्योंकि मेलिंडा के दोहरे हथियारों में पर्याप्त कमी थी, वजन या तीक्ष्णता। सफेद तलवार ने एक रहस्यमय पैटर्न का पालन करते हुए मापा, अनुशासित वार किया। इसने मेलिंडा को सफलतापूर्वक रोके रखा। सीजर ऑगस्टस का पायलट एक संभ्रांत व्यक्ति होना चाहिए। उसके औपचारिक पायलटिंग कौशल ने उसे अभिभूत कर दिया क्योंकि उसने ऑगस्टस को धारा प्रवाह रूप से ऐसे घुमाया जैसे यह उसका अपना शरीर हो। उसकी तलवार चलाने की शैली से लेकर उसके चलने के तरीके तक, पायलट ने जो कुछ भी किया उसने मेलिंडा को और अधिक कठिन स्थिति में डाल दिया। छोड़ देना। मैंने देखा है कि आपकी मशीन किस चीज से बनी है। तुम एक घटिया प्रति हो। चुप रहो। मेलिंडा ने उत्तर दिया और उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। उसने टिके रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रतिद्वंद्वी एचआरएफ प्लेटिंग को तोड़ता रहा, जिससे उसकी मशीन सुरक्षित रहती थी।
मैं समझ सकता हूँ कि आप इतना कचरा क्यों उड़ाते हैं। आखिरकार, यदि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपने जीवन काल में कभी भी सीजर ऑगस्टस जैसी शानदार मशीन का संचालन नहीं कर पाएंगे। हर चीज को पैसे से नहीं मापा जा सकता। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने फुसफुसाहट भरी एक घातक वार का जोखिम उठाते हुए, जिससे उसने अपनी उधार ली हुई तलवार से बचा लिया। उसका हथियार टूट गया और आधा टूट गया, लेकिन वे हमले की हवा निकालने में सफल रहा। उसकी गद्दा पहले से ही ऊपर से उछली भारी गोल सिरा ऑगस्टस के सिर की ओर एक सीधी चाप में यात्रा कर रहा था। दुश्मन के पायलट ने झट से अपनी ढाल ऊपर उठाई और भारी कंपन के साथ गद्दा को पीछे उछाल दिया। हाँ हाँ, अब क्या करोगे बिना तलवार किया? मेलिंडा ने टूटी हुई तलवार गिरा दी और अपनी कलाई का उपयोग करके सीधे आंखों में कुछ बिंदु रिक्त लेजर विस्फोट किए। जबकि सिर का अधिकांश भाग गर्मी सहन करने में सक्षम था, मुख्य सेंसर और सिर में गहराई तक दबे नाजुक घटक इतने भाग्यशाली नहीं थे। दुश्मन पायलट चिल्लाया क्योंकि उसकी प्राथमिक दृष्टि खो गई थी। उन्होंने अपनी ढाल के साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रहार किया जिसने मार्क एंटनी को पीछे धकेल दिया। वह धक्का देने के साथ साथ पीछे की ओर चली गई और इस तथ्य का लाभ उठाने के लिए बगल में फिसलना शुरू कर दिया कि ऑगस्टस अब अपने माध्यमिक सेंसर पर निर्भर था। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे अंधा कर दिया है? आप गलत हैं। आश्चर्यजनक रूप से ऑगस्टस मेलिंडा की दिशा में कुशलता से स्थानांतरित हो गया। शायद एक और बिंदु रिक्त आश्चर्य से सावधान, ऑगस्टस ने अपने पिघले हुए सिर के साथ अपनी कलाई लेजर को फायर करते समय अपनी दूरी बनाए रखी। मार्क एंटनी ने शॉट्स से बचने की कोशिश में तेज गति से अपनी ऊर्जा खर्च की। मैं अब तक आपके प्रति उदार रहा हूं। मुझे आशा नहीं थी कि तुम मेरे चेहरे का तिरस्कार करोगे। बहुत अच्छा, आइए मैं आपको प्रथम सम्राट की वास्तविक शक्ति दिखाता हूँ। ऑगस्टस ने मार्क एंटनी पर अपने अधिकांश रक्षात्मक लाभ को त्यागते हुए अपनी ढाल गिरा दी। फिर भी ऑगस्टस नई कृपा के साथ आगे बढ़ा। बढ़ी हुई गति ने मेलिंडा को चिंतित कर दिया और उसे ऑगस्टस की कुशल तलवार के वार से बचने के लिए सब कुछ करना पड़ा। अनुवर्ती हमलों ने मार्क एंटनी के बाहरी हिस्से को तोड़ दिया, जिससे उसकी बाह और धड़ के कवच के कई हिस्से कट गए। मेलिंडा ने अपनी घबराहट को कम किया और अपने मेज के साथ नृत्य करते हुए संयमित रही। जैसे जैसे प्रत्येक सेकेंड बीता गया, उसे लगा कि उसका चेतन मन और अधिक तीव्र हो गया है। मार्क एंटनी का काला रूप उसके हर विचार को प्रतिध्वनित करता था, जिससे वह बार बार ऑगस्टस की तलवारों से बच पाता था। यहाँ तक कि ऐसे मामलों में भी जहाँ वह क्षति से नहीं बच सकी, उसने तलवार से अपनी मशीन के सबसे अच्छे बख्तरबंद खंडों पर वार करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। आप बस कॉकरोच की तरह दौड़ सकते हैं और बंदर की तरह कूद सकते हैं। लगातार पीछा करने से निराश होकर पायलट चिल्लाया, यह सब एक सस्ती वेश्या है जो एक सस्ती नकल की सवारी कर रही है जैसे आप कर सकते हैं। आप कभी भी मेरी और मेरी मशीनी प्रतिभा की बराबरी नहीं कर पाएंगे। क्रोध की एक अतार्किक लहर ने मेलिंडा के विचारों पर आक्रमण कर दिया। उसके सभी औपचारिक गार्ड प्रशिक्षण ने उसे अपना संयम न खोने की चेतावनी दी। बहुटन युद्ध मशीनों को चलाने वाले गर्म दिमागों के बीच मध्यस्थता करने में काफी समय बिताने के बाद वे अपने निर्णय लेने में अपने गुस्से को हावी होने देने के खतरों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। मार्क एंटनी हु, मुझे लगता है कि आप प्राचीन टेरान इतिहास से परिचित नहीं हैं। आप देखिए, उस समय ऑगस्टस ने मार्क एंटनी को बार बार हराया था, और अब इतिहास खुद को दोहराएगा। आपका मेक का घटिया मजाक कभी भी मेरे जितना योग्य नहीं होगा। उसका कोई भी आरक्षण नहीं बचा। नीची दृष्टि से देखे जाने से क्रोधित होकर
उसने स्वेच्छा से अपना गुस्सा स्वीकार कर लिया और चिल्लाने लगी। क्रूर कॉल ने युवा पायलट के हमले को रोक दिया, जिससे उसे अपने हमले में एक अक्षम्य अंतर पेश करना पड़ा। मेलिंडा ने अपनी मशीन की क्षमता की सीमा के साथ अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे उसकी मशीन के पैरों, उसके घूमने वाले धड़ और उसकी पूरी बाह की गतिज ऊर्जा को एक ही विनाशकारी स्वाइप में प्रवाहित किया गया, जो ऑगस्टस की तलवार की पकड़ के खिलाफ सटीक रूप से गिरा। उंगलियां सिकुड़ गईं क्योंकि संपूर्ण में की गति के प्रभाव को ऐसे नाजुक अंगों द्वारा रोका नहीं जा सका। मध्यमा और अनामिका उंगलियां भी पूरी तरह अलग हो गईं। गंभीर क्षति के बावजूद ऑगस्टस इतना फुर्तीला था कि उसने अपनी तलवार दूसरे हाथ से फेंक दी। एक बार जब ऑगस्टस ने अपना हथियार वापस पा लिया, तो मार्क एंटनी को नुकसान होगा क्योंकि उसने अपने आखिरी हमले में खुद को गंभीर रूप से बढ़ा लिया था। मेलिंडा की आंखें तेज हो गईं क्योंकि उसने उस संक्षिप्त क्षण का उपयोग कुछ अपरंपरागत करने के लिए किया। उसने आपातकालीन रिलीज को पकड़ लिया, मार्क एंटनी के कंधे के लांचरों को उसके कवच से जोड़ा रखा। अपनी मशीन की आगे की गति के अवशेषों का उपयोग करते हुए उसने अपनी मशीन को लॉन्चर को घिसे-पिटे ऑगस्टस पर फेंकने के लिए प्रेरित किया। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप जीत की राह पर खर्च नहीं कर सकते। मेलिंडा ने मुस्कुराते हुए अपने खाली हाथ से अलविदा कहा। उसने ओवरराइड्स को सक्रिय कर दिया, जिससे सभी मिसाइलों के पेलोड एक ही बार में फट गए। उनके बीच में जुड़वां सूरज प्रकट हुए, जिन्होंने मार्क एंटनी को पीछे की ओर धकेल दिया। विस्फोट ने उसके मुंह के कवच को और तोड़ दिया, लेकिन वे उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में सक्षम थी। जैसे ही धुआं और आग साफ हुई, सीजर ऑगस्टस पहले की तुलना में बहुत अधिक दुखी दिखने लगा। 2 केंद्रित पत्रिका विस्फोटों को झेलने के बावजूद इसके कवच में आश्चर्यजनक रूप से केवल कुछ दरारें और गड्ढे थे। दुर्भाग्य से, भले ही इसके कवच ने अपनी अधिकांश प्रभावशीलता बरकरार रखी हो, इसके नीचे के अधिक नाजुक घटकों को और भी बुरा नुकसान हुआ। मिश्रित विस्फोटों ने मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला की संयुक्त आघात तरंगें उत्सर्जित की। इससे भी बुरी बात यह है कि मिसाइलों के प्रणोदकों को बिल्कुल भी खर्च नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने एक ही बार में विस्फोट कर दिया, जिससे विस्फोटों में एक भस्म गुणवत्ता जुड़ गई, जिससे बिस्तर पर पड़ा हुआ ऑगस्टस यांत्रिक पीड़ा में आधा जल गया। ये क्या है? मैं अपनी मशीन नहीं हिला सकता, व्यथित युवक ने कहा, और वह अपनी मशीन के हिलते अंगों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता रहा। ऑगस्टस केवल नश्वर है। मेलिंडा ने हस्तक्षेप किया और अपने प्रतिद्वंद्वी की मशीन के दूसरे हाथ को कुचलने के लिए अपने मशीनी पैर का मार्गदर्शन किया। मार्क एंटनी अशुभ रूप से झुक गया और अपना खतरनाक और लड़ाई से जख्मी चेहरा ऑगस्टस के आधे टूटे और आधे जले हुए चेहरे के करीब ले आया। आप अपने उस महंगे खिलौने के अंदर अजय नहीं हैं। कम से कम मैं वास्तविक ब्रह्मांड में एक खर्च वहन करने में सक्षम हूँ। वैसे ही गांड मरवाओगे। मेलिंडा ने ध्यान दिया, फिर अपनी गद्दा से ऑगस्टस के धड़ पर प्रहार किया। दरारें फैल गई, लेकिन कवच आश्चर्यजनक रूप से कुंद बल के आघात के खिलाफ खड़ा रहा जो उसने उन्मादी ढंग से किया था। जब तक उसकी गद्दा दुर्व्यवहार से टूटी, तब तक दुश्मन पायलट का शरीर अत्यधिक झटके के प्रभाव से अलग हो चुका था। बेकार हैंडल को दूर फेंकते हुए मेलिंडा आगे बढ़ी और गिरी हुई में की वस्तुतः प्राचीन तलवार और ढाल को उठाया। मुझे इसे उधार लेने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद, दोस्त। उसने अपनी निगाहें अपने आसपास की अस्त-व्यस्त हाथापाई पर घुमाई। हालांकि सीजर ऑगस्टस के साथ उसके द्वंद्व में बहुत अधिक खर्च हुआ, लेकिन यह केवल 2 मिनट तक ही चला। जीत और हार का फैसला अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन मेलिंडा ने पहले ही पार्श्व से निकटतम दुश्मन मेज पर हमला कर दिया था।
प्रतिद्वंद्वी एक साथ दो दिशाओं में अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं था, और मेलिंडा की नई तलवार के एक क्रूर टुकड़े से उसका निचला पैर खो गया। यह हथियार जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर है। वह खुशी खुशी बुदबुदाती रही, हालांकि उसे अपनी गद्दा का कुरकुरा एहसास याद आ रहा था। मेलिंडा की मदद से उसने अपनी व्यस्त टीम के साथियों को मुक्त कर दिया और बदले में उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। इससे लड़ाई का पलड़ा तेजी से उनके पक्ष में झुक गया, जिससे दुश्मन को भारी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके अवशेष सतह पर पीछे हट गए। मार्क एंटनी ने अपनी उपयुक्त तलवार उठाई, जिससे बचे हुए लोग जीत की खुशी में झूम उठे। अपनी में की गुणवत्ता या लीग रैंकिंग में कोई फायदा नहीं होने के बावजूद वे फिर भी एक नेता की गुणवत्ता प्रदर्शित करने में कामयाब रही। उसके साथ लड़ने वाले अधिकांश में उसके निर्देशों का पालन करने के इच्छुक थे। कृपया जिस सम्मान का उसने आनंद लिया, मेलिंडा ने तलवार को नीचे कर दिया जब तक कि वह बाहर निकलने की ओर इशारा न कर दे। हमारे पास बर्बाद करने के लिए एक आधार है। चल दर। मेचों का समूह बाहर निकल गया और अंततः सतह पर पहुंच गया। अधिकांश रक्षक अभी भी बाहरी हमलावरों से बचाव में लगे हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ को घुसपैठ के बारे में पहले ही सतर्क कर दिया गया था। मुझे दिखाओ कि उनका नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है। 6 बजे, मीनार जैसी संरचना के पास गुंबद। ठीक है लड़कों और लड़कियों, इसे खत्म करने से पहले हमारे पास केवल एक चीज बची है। नियंत्रण केंद्र को। अपने बीच उभरे खतरे से निपटने के लिए कई दल तैनात होने के बावजूद आक्रमणकारियों ने अपनी तरफ से पहल की थी और उन्हें नियंत्रण केंद्र तक पहुंचने के लिए केवल थोड़े समय की आवश्यकता थी। कठोर कवच वाले गुंबद ने इसे सभी प्रकार के आयुधों से बचाया, लेकिन जब मेलिंडा ने अपनी पतंग की ढाल के निचले किनारे को सतह से टकराया तो वे टूट गई और अंदर धंसने लगी। हाथापाई के हथियारों के साथ कुछ अन्य मेक भी मस्ती में शामिल हो गए। बाकी लोगों ने आने वाले रक्षकों का बचाव किया। हम ज्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते। इसे जारी रखो, हमें बस थोड़ा और समय चाहिए। मार्क एंटनी के पिछले 3 ढाल हमले एक छेद खोलने में सफल रहे। फ्लेमथ्रोवर के साथ एक हल्की मशीन तुरंत उसकी तरफ गई और आग की एक घातक गर्म धारा छोड़ी जिसने नियंत्रण केंद्र के सभी कर्मियों और कंप्यूटरों को जला दिया। मेलिंडा मानसिक रूप से उनकी चीखों से नहा उठी और संतुष्ट महसूस कर रही थी कि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। उह, मेलिंडा, आप शायद अभी इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। वहां एक समस्या। वह अपनी दुर्गंध से बाहर निकल गई। क्या हो रहा है, जेनेट? ठीक है, आप लोग नियंत्रण केंद्र को नष्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन इससे पहले कि उन्होंने अपने सुदृढ़ीकरण की पहली लहर को बुलाया, बेहतर होगा कि आप आकाश की ओर देखें। उसके सेंसर फिर से समायोजित हो गए। वह आकाश में एक छोटे से धब्बे को बड़ा होते हुए देख सकती थी। यह एक प्रवेश पॉड था जो मैक्स को मुक्त गिरावट की गति से ग्रह की सतह पर पहुंचने की इजाजत देता था। फली बड़ी होती गई और बड़ी होती गई और बड़ी होती गई और बड़ी होती गई। यह कोई सामान्य फली नहीं है। एक मशीन में फिट होने के लिए पॉड बहुत बड़ा था। इसके आकार से मेलिंडा ने अनुमान लगाया कि फली कम से कम 8 से 12 मध्यम आकार के टुकड़ों में फिट हो सकती है, जिसे बचाना मुश्किल था। जब तक पॉड ने अपने बूस्टर को नीचे की ओर गिरने की गति को धीमा करने के लिए नहीं लगाया, तब तक मेलिंडा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन बूस्टरों ने इतनी अधिक शक्ति छोड़ी कि उससे पूरा कोम सेंटर हिल गया। यह ऐसा था मानो बूस्टर नियमित मशीनों के झुंड से कहीं अधिक बड़ी किसी चीज के गिरने को रोकने के लिए अपना आकलन कर रहे थे। भूकंप जैसे प्रभाव ने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया क्योंकि पॉड अंततः आधार के बीच में आधा दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
पॉड का रैंप धीरे धीरे कम हुआ। इसके पूरी तरह फैलने तक का समय लगा। यह तब तक था जब तक कि 1 फुट आकार की भारी मशीन ने धातु के रैंप को दूर नहीं गिरा दिया। धातु का आयताकार टुकड़ा जमीन से उछलते ही चीखने लगा और एक एंटीना के आधार से टकरा गया। गार्ड मुख्यालय की मुख्य इमारत के आकार का एक सर्वनाशकारी यंत्र विशाल फली से बाहर निकला। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रत्येक पदयात्रा अन्य मेचों के पैरों को गड़गड़ा रही है, जिससे नीली टीम के बीच बेचैनी बढ़ रही है। अपने मजबूत पैरों, बैरल वाले धड़ और हथियारों से सजी भुजाओं की एक जोड़ी के साथ धातु की राक्षसी ने मच की परिभाषा को बढ़ा दिया। यह एक रथ है। जेनेट फुसफुसाई। मेक विकास के इतिहास में ऐसा कोई कठोर नियम नहीं था जो मेक के आकार और वजन को एक विशिष्ट सीमा तक निर्धारित करता हो। प्रकाश, मध्यम और भारी वर्गीकरण को वर्तमान आधुनिक रूप से अपनाना किसी भी गणना किए गए विचार से अधिक सुविधा से बाहर था। जिन सिद्धांतों का पालन किया गया, उन्होंने वास्तव में वर्गीकरण को मजबूत किया। एक हल्का यंत्र तेज होता है और अदृश्य रहकर या दुश्मन के हमलों से बचकर जीवित रहता है। वे आमतौर पर स्काउट्स, सबोर्टर्स या फ्लैंकर्स के रूप में कार्य करते हैं। वे उत्कृष्ट फ्लायर्स भी बनाते हैं। एक मीडियम मेक अपने पैरों पर फुर्तीला होता है और सीमित मात्रा में क्षति का सामना कर सकता है। वे मशीनी दुनिया में सभी ट्रेडों के जैक हैं, जो अपने अद्वितीय लचीलेपन के साथ किसी भी भूमिका को पूरा करने में सक्षम है। एक भारी मशीन चकमा देने की जहमत नहीं उठाती, बल्कि अपने रास्ते में आने वाले सभी हमलों से बचने का विकल्प चुनती है। किसी स्थिति की रक्षा करने या दुश्मन की रेखाओं को भेदने में आसानी के कारण इसे एक टैंक माना जाता है। इन 3 मूल रूपों के इर्द गिर्द एक संपूर्ण उद्योग पनपा है। विनिमेय और मॉड्यूलर घटकों को विकसित करने और लाइसेंस देने की प्रणाली तब आई जब विभिन्न ग्राहकों ने मांग की कि वे अपने पसंदीदा खिलौनों को अपने पसंदीदा उपकरणों पर लगाना चाहते हैं। इन दिनों आविष्कार किए गए कई उन्नत घटकों ने अनुकूलता बनाए रखने के लिए अपने उपयोग को एक ही भार वर्ग तक सीमित कर दिया है। लेकिन मेच और मेक पार्ट्स के संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र की परवाह किए बिना हमेशा कुछ पार्टियां थीं जो अपने लिए एक कदम आगे बढ़ाना चाहती थीं। ऐसा ही एक क्षण न्यूरूबार्थ साम्राज्य के युद्ध क्षेत्र में रथ की शुरुआत के समय हुआ। जगरनॉट एक ऐसी मशीन थी जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अंतरिक्ष जहाज से मुकाबला करने की क्षमता थी। इसके फ्रेम और इसके अनगिनत घटकों का वजन 1 दर्जन भारी मशीन के बराबर था, लेकिन इसे बनाना लगभग 100 से 1000 गुना अधिक महंगा था। ऐसी कई प्रौद्योगिकियां जो इस तरह के विशालकाय टुकड़े को एक ही टुकड़े में रखती थीं और इसे अपने वजन के नीचे ढहने से रोकती थीं, उन्हें पुनः उत्पन्न करना बहुत महंगा था। इतनी बड़ी और भारी मशीन किफायती नहीं लगती थी। हालांकि इसने न्यूरूबर्थन्स को कभी नहीं रोका। उन्होंने कड़ी मेहनत से इसके विकास में निवेश किया और इस परियोजना को कम से कम पूरी में 1 पीढ़ी तक दबाए रखा। केवल तब तक जब तक उन्होंने डिजाइन को इतनी अच्छी तरह से परिष्कृत नहीं कर लिया कि वे प्रतिकूल ग्रहों के वातावरण में काम करने में सक्षम हो जाएं, तब तक उन्होंने युद्ध के मैदान में पहला रथ जारी नहीं किया। इसने अपने पीछे एक नरसंहार छोड़ दिया। जिस शहर में उसने लड़ाई लड़ी, उसे बहुत अधिक क्षति हुई। न्यूरूबर्थन्स ने माना कि यदि उन्होंने कुछ अवैध सामरिक परमाणु हमले किए होते तो लड़ाई में कम क्षति हो सकती थी। अभी मानव अंतरिक्ष में संदिग्ध कानूनी स्थिति वाले हथियार थे। न्यूरूबार्थ साम्राज्य के शत्रु कई राज्यों ने ऐसे अल्ट्रा लार्ज मेच पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि का मसौदा तैयार करने की मांग की। वे विनाशकारी सामूहिक विनाश के प्रतिद्वंद्वी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे। वास्तव में यह उचित होगा यदि उन्हें मनुष्यों द्वारा आविष्कार किए गए नवीनतम WMD के रूप में वर्गीकृत किया जाए।
वह सब अब मेलिंडा के लिए बहुत कम उपयोगी था, क्योंकि अंततः रथ चल पड़ा। इसने अपनी एक भुजा उठाई जो बंदूक की तोपों से भरी हुई थी और ब्लू टीम के सैन्य अड्डे की अस्पष्ट दिशा की ओर इशारा कर रही थी। ओह नहीं, पाना जेनेट बाहर, मैं पहले से ही इस पर हूँ। बाजीगर ने गोली चलाई और पूरी दुनिया सफेद हो गई। अध्याय 28। तैयारी। उसके बाद क्या हुआ? वेस ने सोफे पर आराम करते हुए कोम से पूछा। लकी ने उत्सुकतावश कोम द्वारा प्रक्षेपित मेलिंडा के सिर पर पंजा मारने की कोशिश की। रथ ने सैन्य अड्डे की आधी दीवारों को उड़ा दिया। इससे हमारी टीम में खलबली मच गई। सच कहूं तो रथ के मैदान में प्रवेश करने के बाद हम इतनी देर तक रुके रहने का एकमात्र कारण यह था कि उसका पायलट सत्ता के नशे में धुत था। उसने अपनी आधी टीम को नष्ट कर दिया, जिससे उसे सभी प्रकार की आकस्मिक क्षति हुई। दोनों ने मार्क एंटनी के प्रदर्शन के बारे में बात की और बताया कि कैसे मेलिंडा ने कई खामियों के बावजूद इसे एक अच्छा उपकरण पाया। अपनी बिखरी हुई शक्तियों के कारण इसका अग्रिम पंक्ति में अच्छा स्थान नहीं है। यह बिल्कुल शूरवीर नहीं है, बिल्कुल स्ट्राइकर नहीं है और इसके दनीय लांचर इस मशीन को लंबी दूरी की मारक क्षमता नहीं देते हैं। खैर, मैं केवल उन उपकरणों के साथ काम कर रहा हूं जो मेरे पास हैं। सच कहूं तो अगर मैं गदा और ढाल को किसी मजबूत चीज से बदल सकता हूं, तो मुझे यकीन है कि मशीन सीजर ऑगस्टस की तरह ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। अफसोस की बात है कि अगर मैं लागत और जटिलता को नियंत्रण में रखना चाहता हूं तो यह कोई विकल्प नहीं है। वेस ने अपना सिर हिलाया। मैंने आपके द्वारा उल्लिखित अधिकांश मुद्दों का अनुमान लगाया है, लेकिन वे एक तरह से के मौलिक डिजाइन में निर्मित हैं। मैं सीजर ऑगस्टस को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य नहीं बना रहा हूं। मैं बस एक किफायती संस्करण पेश करना चाहता हूं जो छोटी व्यस्तताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सके। मेलिंडा ने सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से मेघ से प्रभावित हूं। मैं एक तरह से अपनी गश्ती मशीन को इसके साथ बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि गार्ड में पेंसिल पुशर ऐसी चीज की अनुमति नहीं देंगे। इसमें सहन शक्ति नहीं है। बातचीत खत्म होने के बाद वेस ने अपनी दूसरी हस्तनिर्मित मशीन को अंतिम रूप दिया और उसे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। आइए मेरी अब तक की प्रगति देखें। स्थिति नाम वेस लार्किंसन। पेशा नौसिखिया में एक डिजाइनर। विशेषज्ञता कोई नहीं। डिजाइन बिंदु 235 गुण। ताकत 0.7। निपुणता 0.7। धैर्य 0.6। बुद्धिमत्ता 1.2। रचनात्मकता 1। एकाग्रता 1.2। तंत्रिका योग्यता एफ। कौशल विधानसभा अप्रेंटिस 3D प्रिंटर प्रवीणता आई। असेंबलर प्रवीणता आई। बिजनेस शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान। अक्षम विद्युत अभियंत्रण। नौसिखिए अंकशास्त्र। अक्षम यांत्रिकी। अप्रेंटिस जूरी रिगिंग आई। स्पीड ट्यूनिंग आई। धातु कर्म शिक्षु तत्व मीमांसा। अक्षम भौतिक विज्ञान। नौसिखिया हल्के कवच अनुकूलन आई। मध्यम वजन कवच अनुकूलन आई। मूल्यांकन लगभग एक प्रशिक्षु में डिजाइनर के मानकों तक पहुंच गया। पिछली बार जब उन्होंने इसे देखा था तब से उनके आंकड़ों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। मार्क एंटनी पर महारत हासिल करने में उनके एकल दिमाग वाले फोकस के कारण उनकी एकाग्रता में फिर से 0.1 अंक की वृद्धि हुई थी। सोने, खाने, बाथरूम की रस्मों और अपने मूड को ठीक करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेने के अलावा उन्होंने अपना सारा समय मार्क एंटनी को गढ़ने में बिताया। उनका डीपी काउंटर लगातार स्थिर बना रहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनके फैंटासिया वेरिएंट की बिक्री क्षमता निचले स्तर तक पहुंच गई है। उनकी अधिकांश डीपी अब तक बेची गई 2 मार्क एंटनी से आई है। उन्होंने अपने उच्च मूल्य के कारण एक ही बिक्री के लिए बहुत अधिक की पेशकश की। ऐसा नहीं लगता कि मेरा मार्क एंटनी मॉडल आग पकड़ लेगा, वेस ने निराशाजनक टिप्पणी की।
ये तक केवल एक सप्ताह से थोड़ा अधिक समय शेष होने पर मैं किसी भी सार्थक तरीके से अपने उपकौशल या विशेषताओं को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। हालांकि उन्होंने मार्क एंटनी को डिजाइन करने और फिर इसकी निर्माण प्रक्रिया में महारत हासिल करने में बहुत काम किया, लेकिन प्रतियोगिता में शामिल होने पर उन्होंने जो चीजें सीखीं, उनसे मामूली मदद मिली। यह प्रतियोगिता केवल एक दिन तक चली। मेक डिजाइनरों के लिए एक बहुदिवसीय इंजीनियरिंग उत्सव में दर्शकों को बोर किए बिना अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय था। मुख्य कार्यक्रम से एक दिन पहले आयोजकों ने 8 सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगियों को चुनने के लिए एक क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी की। दोनों घटनाएं भागों के एक समूह और एक यादृच्छिक स्ट्रिप डाउन मॉडल से एक कार्यशील मशीन को डिजाइन करने और एक साथ रखने के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसने भागों को खरोंच से बनाने के उबाऊ हिस्से को छोड़कर नए मेक बनाने में मेक डिजाइनर के कौशल को प्रदर्शित किया। सिस्टम के बिना पुराने वेस शायद क्वालिफायर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ तक कि सिस्टम द्वारा उसे दिए गए सभी अतिरिक्त लाभों के बावजूद उसे यह भी यकीन नहीं हो सकता है कि वह शीर्ष टीम तक पहुंच सकता है। मुझे पहले स्थान पर पहुंचने की कोशिश करने का जुनून नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखनी होंगी। जब तक मुझे अपने मार्क एंटनी डिजाइन के लिए एक भी ग्राहक मिल जाता है, मैं पहले ही जीत चुका हूं। 1 महीने के भीतर ब्याज भुगतान की आसन अवधि सामने आ गई, जिसके कारण वे इसको अत्यधिक दबाव सहना पड़ा। यदि मैं प्रतियोगिता शुरू होने से पहले जूरी रिगिंग आई उपकौशल खरीदने के लिए पर्याप्त डीपी अर्जित कर सकता हूं तो मेरे पास प्रतियोगिता में बेहतर मौका है। उन्होंने पहले से ही जूरी रिगिंग आई की शक्ति का अनुभव किया था। कौशल ने उनकी रचनात्मकता को सक्रिय कर दिया, जिससे उन्हें जटिल तकनीकी समस्याओं के लिए अपरंपरागत समाधान बनाने की अनुमति मिली। लेकिन इसमें कोई नया ज्ञान नहीं जोड़ा गया, इसके बजाय उसने पहले से सीखे गए ज्ञान को कुछ नए में संयोजित करने की अपनी क्षमता में सुधार किया। एक उदाहरण, एक लेजर राइफल को उतारना और उसे कंधे पर लगाना होगा। हालांकि इस तरह का घटिया संशोधन एक उद्देश्य निर्मित कंधे के हथियार की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन आपात स्थिति में इसे काफी अच्छी तरह से काम करना चाहिए। मुझे अपनी वर्कशॉप तैयार कर लेनी चाहिए। वेस ने खुद को याद दिलाया। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उसे अपने नए डिजाइन के लिए ग्राहक ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। कार्यक्रम से वापस आने तक उसे अपनी कार्यशाला तैयार करके चलानी होगी। सबसे पहले उन्होंने अपने 3D प्रिंटर पर नजर डाली। काफी पुराने सेकेंड हैंड मॉडल के रूप में इसके निर्माण में नवीनतम तकनीक का अभाव था। वेस ने प्रिंटर की सेटिंग्स को सावधानीपूर्वक जांचा और असेंबली में अपने बेहतर ज्ञान की मदद से प्रीसेट जोड़े, जिससे कुछ हिस्सों को आसानी से और कम त्रुटियों के साथ बनाने में मदद मिली। फिर उसने अपनी सूची देखी। HRF कवच चढ़ाना बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के अलावा उसके पास मार्क एंटनी के निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सभी चीजों का अभाव था। वेस ने कच्चे माल की सूची पर ध्यान दिया और मेक ट्रेड एसोसिएशन की स्थानीय साइट का दौरा किया। एमटीए ने मशीन बनाने, खरीदने या बेचने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को कई सेवाएं प्रदान की। इसने आसानी से संसाधन थोक विक्रेताओं के साथ साझेदारी की, जिससे उन्हें सुविधाजनक बाजार इंटरफेस के माध्यम से विभिन्न कच्चे माल बेचने की अनुमति मिली। हम HRF के निर्माण के लिए कच्चे माल में लगभग 11 मिलियन उज्ज्वल क्रेडिट की आवश्यकता होती है। बाकी सामग्री खरीदने के लिए केवल 7 मिलियन क्रेडिट की आवश्यकता है। कुल लागत 18 मिलियन क्रेडिट आती है। यदि मैं मार्क एंटनी के लिए 24 मिलियन क्रेडिट चार्ज करता हूं, तो मैं अपनी लागत वसूल कर लूंगा और अपने अगले ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त लाभ कमाऊंगा। 24 मिलियन क्रेडिट की कीमत वाली एक मशीन को बेचना
दोगुनी से अधिक राशि की मांग करने वाली मशीन की तुलना में बहुत आसान था। सीजर ऑगस्टस के लिए कच्चे माल को कवर करने में कुल मिलाकर 45 मिलियन क्रेडिट की लागत आई। ऑगस्टस की मालिकाना कवच चढ़ाने की सामग्री की लागत अकेले 38 मिलियन क्रेडिट थी, और वे इसके पास विदेशी सामग्रियों को उन्नत कवच चढ़ाना में संसाधित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। ये कीमतें विश्वसनीय लगती हैं, लेकिन यह पूरी तरह से पूरे बाजार को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। वेस ने व्यवसाय चलाने के बारे में कॉलेज में जो कुछ सीखा था, उसे याद करते हुए ध्यान से नोट किया। मुझे यकीन है कि साझेदारों के एक छोटे समूह के बीच बहुत सारे निजी समझौते हैं जो काफी कम कीमतों की पेशकश करते हैं। वेस ने उत्सुकतापूर्वक सीजर, ऑगस्टस और इसके करीबी वेरिएंट की बाजार कीमतों का निरीक्षण किया। नेशनल एरोमोटिव्स द्वारा निर्मित आधिकारिक बेस मॉडल 65 मिलियन क्रेडिट में बेचा गया। स्वाभाविक रूप से मूल निर्माता के रूप में और अब परिपक्व जेसन कोज़लोस्की के नेतृत्व में न द्वारा निर्मित सीएम एक उच्च गुणवत्ता वाला था। सीजर ऑगस्टस को लाइसेंस देने वाले कुछ मेक डिजाइनरों ने बेस मॉडल या इसके करीबी वेरिएंट को लगभग 55 से 60 मिलियन क्रेडिट में बेचा। शायद उन्होंने कम कीमतों की भी पेशकश की। हालांकि इस तरह के व्यवसाय को संचालित करने के लिए उन्होंने निजी बिक्री चैनलों का इस्तेमाल किया। एमटीए की आंतरिक बाजार साइट केवल सार्वजनिक पेशकशों को सूचीबद्ध करती है, जिसे मेक व्यवसाय में हिमशैल का सिरा माना जाता है। बिना किसी प्रतिष्ठा वाले एक व्यक्ति के व्यवसाय वाले एक छोटे से मेक डिजाइनर के रूप में मेरे पास उन सौदों की तलाश करने की योग्यता नहीं है जो मेरे लिए अधिक अनुकूल हैं। मैं केवल वही सामग्रियां खरीद सकता हूं जिनकी मुझे बाजार कीमतों पर आवश्यकता है। इससे वेस के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। फ्रेम, पावर रिएक्टर, इंजन और अन्य सभी चीजों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कीमत 7 मिलियन थी, जो कि उसके आगामी ब्याज भुगतान से 2 मिलियन अधिक है। एएसवीज के पास दूसरा ऋण लेने की कोई क्षमता नहीं थी। उसके पास ग्राहक से अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना आवश्यक सामग्री खरीदने का कोई तरीका नहीं था। यह भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। निजी यांत्रिकी व्यवसाय काफी अव्यवस्थित हुआ करता था। कभी कभी ग्राहक भुगतान करने से इनकार कर देते हैं, जिससे निर्माता मुश्किल में पड़ जाता है। कभी कभी ग्राहक समय पर भुगतान कर देते थे, लेकिन पैसे वापस करने के लिए निर्माता से जबरन वसूली करने के लिए उन्होंने जो नई मशीन खरीदी थी, उसका इस्तेमाल करते थे। कभी कभी निर्माता भी बदले में अपने ग्राहकों से पंगा लेते हैं। उन्होंने अपने ग्राहकों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उन्होंने गुणवत्ता के लिए भुगतान किया है, मूर्ख बनाने के लिए घटिया सामग्री और घटिया घटकों का उपयोग किया, जबकि बदले में उन्हें नकली के अलावा कुछ नहीं मिला। ट्रांस गैलेक्टिक एमटीए की स्थापना से धोखाधड़ी और डकैती की अधिकांश घटनाओं पर अंकुश लगा। विश्वसनीय मशीन खरीदने के इच्छुक ग्राहकों ने बिचौलिए के रूप में एमटीए का उपयोग किया। एमटीए ने उनके हाथों से गुजरने वाले प्रत्येक मेक को प्रमाणित किया और यह सुनिश्चित किया कि मेक विक्रेता और खरीदार के बीच प्रस्तुत और सहमत डिजाइन के अनुरूप है। मेक डिजाइनरों और निर्माताओं को भी एमटीए से लाभ हुआ। किसी मशीन की बिक्री कीमत के 1% की लागत के लिए वे इसकी कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे प्रमाणन, आंतरिक बाजार तक पहुंच, उन्हें खरीदार से भुगतान एकत्र करने की देखभाल करने की अनुमति देना। इसने कई छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए व्यवसाय करने का एक सुरक्षित मंच प्रदान किया। एमटीए, हालांकि आधिकारिक तौर पर एक चैरिटी है, ने भी इसके रूप में काम किया। प्रवर्तक, उन्होंने मशीनों पर सामूहिक विनाश के हथियार स्थापित करने पर प्रतिबंध को कठोरता से लागू किया। परमाणु या वायरस जैसे निषिद्ध खतरों में लिप्त पकड़े गए किसी भी उल्लंघनकर्ता को एमटीए के खतरनाक अनुपालन विभाग द्वारा कुचल दिया जाएगा।
एमटीए के लिए काम करने वाला प्रत्येक तथाकथित आज्ञाकारी अधिकारी कम से कम विशेषज्ञ पायलट था। अधिकांश कप्तान इक्का दुक्का पायलटों के स्तर तक पहुंचते थे। इसकी तुलना में मेलिंडा केवल उन्नत पायलट के मानक तक पहुंची, जो कि मैकोर में पायलटिंग पद प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कौशल की आवश्यकता थी। यदि मैं अपना व्यवसाय एमटीए के माध्यम से करता हूं, तो मुझे अग्रिम भुगतान की प्रामाणिकता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे ग्राहकों को संगठन से कुछ आश्वासन भी मिलेगा। हालांकि वेस ने अभी तक बाजार से कुछ भी नहीं खरीदा था, उसने उन सामग्रियों के विक्रेताओं को सूचित करने के लिए अपनी खरीद सूची पहले से पंजीकृत कर ली थी कि वे उन्हें जल्द ही खरीद सकता है। यह एक अधिसूचना से अधिक कुछ नहीं था, लेकिन विक्रेता यह सुनिश्चित करके बिक्री की तैयारी कर सकते थे कि उनकी सूची में सामग्री है और वे उन्हें ब्राइट रिपब्लिक में भेज सकते हैं। ब्राइट रिपब्लिक छोटा है, इसलिए शिपिंग समय इतना बुरा नहीं है जब तक मैं घरेलू बाजार में प्रत्येक सामग्री पा सकता हूं। वेस ने प्रत्येक सामग्री का पता लगाया और राहत महसूस की कि वहां कोई समस्या नहीं थी। आधुनिक गैलेक्टिक सभ्यता की अल्ट्रा फास्ट शिपिंग क्षमताओं के साथ शिपिंग कंपनियां केवल 2 दिनों में बेनथाइम में जमा सभी सामग्रियों को क्लाउडी कंटेनर तक पहुंचाने में सक्षम थीं। उसके बाद उन्होंने अपने अपेक्षित उत्पादन के लिए कागजी कार्यवाही तैयार करने के लिए एमटीए से संपर्क किया। एक बार जब उन्होंने एमटीए और ब्राइट रिपब्लिक के साथ कुछ मानक अनुबंधों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो एमटीए के एक प्रतिनिधि ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया। प्रतिनिधि ने वेस को ब्राइट रिपब्लिक में एक मई के उत्पादन की कानूनी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया। आपका उत्पादन लाइसेंस सीजर ऑगस्टस के साथ आने वाले हथियारों के उत्पादन की अनुमति को कवर करता है, बेनथीम के एक प्रतिनिधि ने कोम पर स्पष्टीकरण दिया। हालांकि आपको परीक्षणों में भी इन हथियारों को लाइव फायर करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा आपको अपना स्वयं का आयुध बनाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी मिसाइल का उत्पादन नहीं कर सकते, भले ही आपके पास अपने लाइसेंस से ऐसा करने की क्षमता हो। कलाई पर लगी लेजर तोपों के बारे में क्या 3D प्रिंटर से बाहर आते ही वे तकनीकी रूप से चालू हो जाते हैं। मुझे बस उन्हें ऊर्जा स्रोत से जोड़ने की जरूरत है। प्रतिनिधि ने वेस को कुछ डिजाइन भेजे। आपको निर्माण प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा जोड़ने की जरूरत है जो ऊर्जा हथियारों को सील कर देती है। जो फाइलें मैंने अभी भेजी हैं वे आपके 3D प्रिंटर के लिए छोटे प्रीसेट हैं। वे स्वचालित रूप से आपके द्वारा उत्पादित किसी भी हथियार के लिए सबसे इष्टतम सुरक्षा को शामिल करेंगे, लेकिन आपको हमेशा उन्हें मैन्युअल रूप से दोबारा जांचना चाहिए। करूंगा। मेरा एक अंतिम प्रश्न है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरे डिजाइन में बाजार के लिए कोई आकर्षण है? एसोसिएशन का आदमी मुस्कुराया। हम युवा उद्यमियों को सलाह देने के लिए हमेशा तैयार हैं। जहां तक आपके वेरिएंट की बात है, सीजर ऑगस्टस जैसे बेहद उन्नत फ्रेम के इकोनॉमी वेरिएंट की पेशकश करना बेहद असामान्य है। ऑगस्टस की पहले से ही थोड़ी मांग है, चूंकि आपने अपने डिजाइन में इसके कवच को बदल दिया है। इस प्रकार उस विशेष मॉडल की सबसे बड़ी खूबी को दूर कर दिया है। मैं निश्चित नहीं हो सकता कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपकी नई अवधारणा में निवेश करने को तैयार है या नहीं। इस प्रकार के उत्पाद की कोई मौजूदा मांग नहीं है, इसलिए मांग पैदा करने के लिए आपको अपनी मार्केटिंग पर लगन से काम करना चाहिए। समझा? मेरे पास अब कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए अलविदा। आपका दिन शुभ हो। दूसरे शब्दों में, वेस को अपने डिजाइन का आरंभ से ही विपणन करना था। वह बेस मॉडल में रुचि रखने वाले पायलटों से कोई भी ग्राहक नहीं चुरा सका, क्योंकि जब उनके पास असली चीज के लिए पैसे थे तो वे घटिया संस्करण खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। वेस को कम उदार बैंक खातों वाले पायलटों को लक्षित करना चाहिए,
लेकिन उन पायलटों ने आमतौर पर भरोसेमंद फ्रंटलाइन मॉडल खरीदे, न कि रियायती उन्नत मेक। ये दो श्रेणियां सहन शक्ति, रखरखाव लागत और समग्र दीर्घायु के मामले में काफी भिन्न थीं। नियमित फ्रंटलाइन मेक लंबे समय तक चलने के लिए बनाए गए थे। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं उस पुल को पार करूंगा। शेष समय के लिए वे अपनी आभासी कार्यशाला में मार्क एंटनी का परिश्रम पूर्वक उत्पादन करते रहे। उन्होंने सबसे अधिक परेशानी वाले हिस्सों को बनाने में काफी अनुभव अर्जित किया, और फ्रेम और उसके बेस मॉडल के बारे में अपने गहन ज्ञान के साथ उन्हें विश्वास था कि वे अपने उपकरणों के साथ एक कार्यशील मशीन का निर्माण कर सकते हैं। दिन तेजी से बीत गए। प्रस्थान का दिन आ गया। ब्राइट रिपब्लिक ने सभी प्रतियोगियों के लिए बेंथाइम तक मुफ्त परिवहन की पेशकश की। वार्षिक यंग टाइगर्स प्रदर्शनी के कई प्रतिभागियों में से एक के रूप में वे स्पेसपोर्ट पर आशावादी पायलटों की भीड़ में शामिल हो गए, जबकि उन्होंने लकी को अपनी छाती से लगा लिया और अपने कपड़े और अन्य सामान लिए जाने वाले एक तैरते सामान वाहक का नेतृत्व किया। यार, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों आ रहा हूँ। केवल ग्रांट के पास शीर्ष 10 में पहुंचने का मौका है, एक युवा स्नातक ने शिकायत की। क्या करना है आपको पता है, एक लंबे और भारी शरीर वाले पायलट ने व्यंग्य के साथ कहा। यदि आप शीर्ष 200 तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो आप आसानी से एक प्रतिष्ठित भाड़े के सैनिक दल में नौकरी पाने में सक्षम होंगे। मैं 5 या 10 मैन शो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविक सौदे के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे प्रिचर्ड के बैनरमेन या रेड बिशप्स। गंभीरता से, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे चाचा चाहते थे कि मैं इसमें भाग लूं। ये न केवल हमारी पीढ़ी की प्रतिभा को रिपब्लिक में प्रदर्शित करता है, बल्कि यह एक नौकरी मेले के रूप में भी कार्य करता है। बहुत से नियोक्ता इस शो को देख रहे हैं। यदि उन्हें कोई पायलट पसंद आता है तो वे अनुबंध की पेशकश करने से नहीं हिचकिचाते। इस तरह मेरा भाई क्रॉसमेन के साथ एक स्थान पर पहुंच गया। शक्तिशाली लोगों की बेकार बकबक ने अनायास ही वेस के सामने कई उपयोगी बातें प्रकट कर दी। सरकार और मेकोर के अलावा वे बहुत सारे भाड़े के सैनिकों के भाग लेने की भी उम्मीद कर सकते थे। उनका मुख्य उद्देश्य अपने रैंकों को फिर से भरने के लिए ताज़ा खून की तलाश करना था। यह संदेहास्पद था कि क्या वे नई मशीन खरीदने के लिए तैयार होंगे। वेस ने अगले कुछ दिनों में अपना काम पूरा कर लिया। अध्याय 29। बेंथाइम वेस की उपस्थिति ने पायलटों और उनके संरक्षकों की भौहें चढ़ा दी। मैंने तुम्हें कक्षा में नहीं देखा, एक आदमी ने वेस के कॉलर की ओर देखते हुए कहा। क्या आप निश्चित हैं कि आप सही शटल पर चढ़े हैं? प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति अपने कॉलर, छाती या बाह पर एक छोटा सा पिन पहनता था जो उसकी स्थिति को दर्शाता था। यह 3.5% लोगों के लिए एक विशेष विशेषाधिकार था जिसने उन्हें विशेष चिह्नित किया। इसके साथ उन्हें प्राथमिकता वाली सेवाओं का आनंद मिला। वीआईपी अनुभागों तक उनकी पहुंच थी और बाकी लोगों की बारी आने से पहले उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। पूरी योजना न्यू रूबर्थ साम्राज्य से उत्पन्न हुई, लेकिन टेरेंस के अलावा लगभग हर मानव राज्य ने उपचार की नकल की। उन्होंने उस नियम को भी अपने नियंत्रण में ले लिया जिसमें कहा गया था कि इस तरह के पिन के किसी भी धोखाधड़ी वाले उपयोग के लिए कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। मुझे अंदर जाने देने से पहले ही सुरक्षा ने मेरी जांच कर ली थी। मैं इतमेच डिजाइन प्रतियोगिता का भागीदार हूँ। मेक डिजाइन, एक ताजा चेहरे वाली युवा महिला ने संदेहपूर्वक कहा। तो आप पायलट नहीं हैं? नहीं। इससे बातचीत काफी हद तक खत्म हो गई। सभी पायलट पलट गए और अपनी अपनी चर्चाओं में लग गए। इस घोर उपेक्षा ने वेस को थोड़ा आहत किया, लेकिन जब से वे 10 साल का हुआ तब से वे इस तरह के व्यवहार का आदी हो गया था।
इससे पहले कि उसकी आनुवंशिक योग्यता का परीक्षण किया जाए, उसने अन्य शक्तिशाली लोगों की तरह ही अहंकारपूर्ण व्यवहार किया। यह महसूस करने के लिए कि उसने वास्तव में कितना घमंडी व्यवहार किया था, स्वर्ग से एक क्रूर पतन हुआ। मैं उस समय एक बेवकूफ गुंडा था। मुझे वह मिला जिसका मैं हकदार था, लेकिन बाकी लोगों ने इस तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को जन्म दिया। इसकी मदद नहीं की जा सकी। आधुनिक समाज मार्शल कौशल की पूजा करता था और यांत्रिकी पर असंगत ध्यान दिया जाता था। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि समाज शक्तिशाली लोगों को प्रसन्न करने के इर्द गिर्द घूमता है। निश्चित रूप से पायलटों को शांत करना महत्वपूर्ण था, लेकिन जो सैनिक बहादुरी से अन्य सेवा शाखाओं में भर्ती हुए, वे भी कुछ सम्मान के पात्र थे। अंतरिक्ष यान ने मनमौजी एलियंस के खिलाफ अपनी सीमाओं की रक्षा की, जबकि पैदल सैनिकों ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और आमतौर पर आयुध फेंकने के दौरान होने वाली गंदगी को साफ किया। हालांकि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सका, इसलिए वेस ने बिना किसी शिकायत के बर्खास्तगी ले ली। ऐसा नहीं था कि उसने कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हो जो अनुपस्थित नजर से अधिक कुछ भी उचित ठहराती हो। केवल लकी ने कुछ ध्यान आकर्षित किया, लेकिन ज्यादातर महिला पायलट उसकी सुंदरता से विचलित होने में व्यस्त थीं। प्रस्थान का समय आ गया। सभी का हिसाब किताब हो जाने के बाद शटल रवाना हो गया। इंटर सिस्टम शटल में क्लाउडी कर्टेन के वातावरण से उड़ान भरने और बच निकलने की पर्याप्त शक्ति है। एक गौरैया की उड़ान की तरह शटल ने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को आसानी से तोड़ दिया और स्थानीय तारा प्रणाली में निकटतम लैग्रेंज बिंदु तक पूर्व क्रमादेशित उड़ान का पालन किया। लैग्रेंज पॉइंट्स ने एफटीएल के लिए तेज और सुविधाजनक लॉन्च पॉइंट प्रदान किए। प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा करने में सक्षम कोई भी शटल या अंतरिक्ष यान जब भी संभव हुआ लैग्रेंज बिंदु से रवाना हुआ, लेकिन वे केवल अपने गंतव्य के रूप में सौर मंडल के किनारे तक पहुंचने में सक्षम थे, जबकि अत्यधिक उन्नत अंतरिक्ष यान के अपने गंतव्य के लैग्रेंज बिंदु पर पहुंचने की संभावना मौजूद है। इस अधिनियम को आत्मघाती माना गया था। यह सुई में धागा पिरोने जैसा था, सिवाय इसके कि एक भी गलती जहाज को अजीब गुरुत्वाकर्षण तनाव में टुकड़े टुकड़े कर सकती थी, जिससे मलबा स्थानीय सूर्य में गिर सकता था। परिवहन शटल सहित सभी ने इसे सुरक्षित रखा। शटल को निकटतम लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने में केवल एक क्षण लगा। यह कतार में प्रतीक्षा करता रहा क्योंकि अन्य जहाज पहले रवाना हो गए। एक बार जब शटल आगे आया तो उसका चिकना और संकीर्ण रूप एफटीएल में लॉन्च होने से पहले स्पष्ट रूप से एक लंबे रूप में विकृत हो गया। एफटीएल में प्रवेश करते समय शटल थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उसके बाद यात्रियों को कुछ और महसूस नहीं हुआ। सैकड़ों वर्षों के शोधन के बाद मानव एफटीएल तकनीक ने सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए एक ट्रैक रिकॉर्ड अर्जित किया था। बेनथाइम की अनुकूल गुरुत्वाकर्षण स्थिति के कारण क्लाउडी कर्टेन के स्टार सिस्टम से बेनथाइम तक की उड़ान में केवल एक दिन से भी कम समय लगा। इसने की यात्रा की ब्राइट रिपब्लिक का आर्थिक हृदय सुविधाजनक बात करने के लिए कोई नहीं होने के अलावा इसने उड़ान का आनंद लिया। एक बार जब शटल बेनथीम के स्टार सिस्टम के किनारे पर पहुंचा, तो यह आने वाले जहाजों से मिलने के लिए स्थापित बेनथीम सीमा चौकियों में से एक की ओर उड़ गया। क्लाउडी कर्टेन जैसी छोटी प्रणालियां आमतौर पर इस औपचारिकता से परेशान नहीं होती, लेकिन बेनथाइम जैसे प्रमुख बंदरगाह के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा जांच की आवश्यकता होती है। कई जहाजों ने प्रकाशक स्तंभों से सुसज्जित अंतरिक्ष में एक व्यवस्थित रेखा बनाई। छोटे गश्ती जहाज उनके साथ साथ उड़ान भरते थे, उनके मूल और गंतव्य का निर्धारण करते समय किसी भी प्रतिबंधित सामग्री के लिए उनके आंतरिक भाग को स्कैन करते थे। क्लाउडी कर्टेन से शटल को अंतरिक्ष सुरक्षा बलों द्वारा जाने से पहले केवल एक संक्षिप्त स्कैन की आवश्यकता थी।
यात्री शटल नदी के किनारे तैरती मछली की तरह चतुराई से सिस्टम में गहराई तक चला गया। यह कई चलते फिरते हेलर्स और भारी हथियारों से लैस युद्धपोतों के पास से गुजरा। इसने जर्जर दिखने वाले भाड़े के जहाजों और खतरे का संकेत देने वाली किसी भी चीज से अपनी दूरी बनाए रखी। आधे दिन की उड़ान के बाद वे अंततः बेनथाइम की ग्रहीय कक्षा के पास पहुंचे। ऊपर से भारी आबादी वाला ग्रह एक स्वर्ग जैसा दिखता था, जिसमें उच्च तकनीक वाले शहरी विकास के साथ हरियाली का मिश्रण था। जब से बेनथाइम ने खुद को गणतंत्र के प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित किया, सरकार ने आगंतुकों और कार्गो की अंतहीन मात्रा को समायोजित करने की क्षमता में खरबों क्रेडिट का निवेश किया। शटल राजधानी शहर के पास डोरम नामक एक भीड़ भरे अंतरिक्ष बंदरगाह पर उतरा। वेस पायलटों और उनके संरक्षकों को व्यावहारिक रूप से शटल से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही वे बाहर निकले, दूसरे यात्री शटल के लिए रास्ता बनाने के लिए शटल रवाना हो गई। क्लाउडी कर्टेन के प्रतियोगियों के मुख्य पर्यवेक्षक कैप्टन गिलियन उन्हें एक तैयार वायुमंडलीय परिवहन तक ले गए, जो उन्हें कार्यक्रम स्थल के पास एक होटल में ले आया। शटल छोड़ने के बाद वे चेक इन करने के लिए होटल में दाखिल हुए और अपना सामान वहीं छोड़ गए। ठीक है पायलटों, यंग टाइगर्स प्रदर्शनी आधिकारिक तौर पर कल से शुरू हो रही है। आप शेष दिन के लिए खाली हैं, इसलिए जब तक आपका क्रेडिट खत्म ना हो जाए तब तक स्थानीय गेम सेंटर या दुकान पर खेलें। मेरे पास केवल कुछ नियम हैं, मुझे आशा है कि आप अपने लिए उनका पालन कर सकते हैं। कप्तान ने एक उंगली उठाई। सबसे पहले स्थानीय समयानुसार 6:00 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यदि आपके कॉम्स ने अपनी आंतरिक घड़ियों को स्वचालित रूप से समायोजित नहीं किया है, तो अभी करें। विलंब कोई बहाना नहीं है। कुछ पायलटों ने अपने कॉम सक्रिय किए और उनमें से कुछ को अपनी सेटिंग्स समायोजित करनी पड़ी। दूसरा, प्रवेश करते ही आपकी किसी भी दवा या नशीले पदार्थ के लिए जांच की जाएगी, इसलिए भगवान के लिए किसी क्लब में पार्टी करने न जाएं और बर्बाद ना हो जाएं। संदिग्ध पेय पीने के बाद मुट्ठी भर से अधिक प्रतियोगियों की योग्यता रद्द कर दी गई है। अपने प्रतिस्पर्धियों की ओर से तोड़फोड़ से इनकार न करें। शहर में हर जगह जासूस और एजेंट हैं। इससे कुछ पायलटों को गश खाकर गिरना पड़ा, हालांकि उनमें से अधिकांश ने चेतावनी को एक कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। क्लाउडी कर्टेन के मूल निवासी होने के नाते सत्ता में बैठे लोगों ने कभी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गणतंत्र के सर्वश्रेष्ठ पायलटों ने बेनथीम या रिट्सवर्ग के संस्थानों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तीसरा, अन्य पायलटों के अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ विवाद में न पड़ें। यहाँ हम सभी प्रतिभाशाली हैं, इसलिए विदेशियों के सामने अपना कद कम मत करो। हमारे यहाँ पूरे स्टार क्षेत्र से मेहमान हैं, इसलिए अपनी भूमिकाओं को ध्यान में रखें। युवा पुरुष और महिलाएं ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन वे इसको पता था कि कुछ सेकंड बाद उनमें से अधिकांश को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा। यदि आप इनमें से किसी भी नियम को तोड़ते हैं, तो यंग टाइगर्स प्रदर्शनी में भाग लेने की अपेक्षा न करें। तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अपनी गलतियों का परिणाम स्वयं भुगतो। दोपहर और शाम के बाकी समय खाली होने पर वे इस अन्य प्रतिभागियों के साथ लक्की को अपनी छाती से चिपकाकर होटल से बाहर निकल गया। यांत्रिक बिल्ली ने अपने सामने रोमांचक दृश्य देखकर अपनी कृत्रिम आंखें चौड़ी कर लीं। भीड़ भाड़ वाले रास्तों से पता चला कि बाहरी इलाकों में भी राजधानी ने इस समय बहुत सारे मेहमानों की मेजबानी की थी। प्रत्येक हिट मार्शल ताकत का जश्न मना रहा था, इसलिए ब्राइट रिपब्लिक ने इस कार्यक्रम के साथ कुछ अन्य गतिविधियों की मेजबानी की। मेक डिजाइन प्रतियोगिता कई अतिरिक्तताओं में से एक थी। चलो देखते हैं। कल क्वालिफायर है, उसके अगले दिन मुख्य कार्यक्रम है। एक बार इट समाप्त हो जाए,
अगर मैं समय पर अपना मेक बनाना और वितरित करना चाहता हूं तो मुझे तुरंत क्लाउडी कर्टेन पर लौटना होगा। वेस के पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए उसका खाली समय भी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावनाओं को बेहतर बनाने में खर्च किया जाना चाहिए। आइए मेक शोरूम का दौरा करें। एक बंदरगाह प्रणाली की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में डुरम में सैकड़ों मेक संग्रहालय, मेक डीलर और मेज कार्यशालाएं थीं। इसमें एक स्वस्थ स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र दिखाया गया है जिसने मेक व्यवसाय में कई लोगों के लिए व्यवसाय चलाना सुविधाजनक बना दिया है। दुर्भाग्य से किराया बेहद महंगा था और प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। एक नए प्रवेशी के पास उद्योग से कोई मौजूदा संबंध नहीं होने के कारण स्थापित होने का कोई मौका नहीं था। उस मामले के लिए डोरम में एक कार्यशाला या बेनथाइम पर कहीं और। वेस ने क्लाउडी कर्टेन में अपनी वर्कशॉप स्थापित करने का फैसला सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि यह उनका घर था, बल्कि कम करों और परेशानी मुक्त नियमों के कारण भी। इसके अलावा क्लाउडी कर्टेन से बेनथाइम तक सामान भेजना बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ग्राहकों को आकर्षित करने की कठिनाई को छोड़कर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डुरम जैसे प्रमुख महानगर में अधिकांश मार्गों और सड़कों पर हरियाली, कला और सभी प्रकार की बैठने की व्यवस्था थी। अधिकांश परिवहन जमीन के नीचे या हवा में ऊपर तक यात्रा करते थे, इसलिए हलचल भरा शहर कभी भी भीड़ भाड़ वाला नहीं दिखता था। वह सुरंगों में से एक में दाखिल हुआ, स्कैनिंग ब्लॉक पर अपना कोम मारा और एक छोटी होवर कार के उसके सामने आने का इंतजार करने लगा। वेस और लक्की सहित कई यात्री कार के बंद होने और शहर के बीचों बीच जाने से पहले ही कार में दाखिल हो गए। वेस ने अपना कोम खोला और शहर के मानचित्र का अध्ययन किया। उन्होंने कुछ खोज पैरामीटर दर्ज किए और जनता के लिए खुले मेक शोरूम की एक सूची पाई। सूची को और संक्षिप्त करते हुए अंततः उसके पास 3 स्थान रह गए जिनमें सीजर ऑगस्टस शामिल था। 2 स्थानों पर बेस मॉडल दिखाया गया, जबकि शेष शोरूम में एक संस्करण की मेजबानी की गई। डाउनटाउन पहुंचने के बाद वेस ने बोसवर्थ नामक पहले स्थान पर लाने के लिए एक छोटा भूमिगत वाहन लिया, जो स्टार सेक्टर में नागरिक में के सबसे बड़े वाणिज्यिक डीलरों में से एक की विशाल शाखा है। स्टेडियम के आकार के शोरूम के सामने कंपनी का नाम अंकित होने के कारण इसने हर दिन अनगिनत पायलटों और उत्साही लोगों को आकर्षित किया। प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा शुल्क चुकाने के बाद वे शोरूम के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ और उस अनुभाग में पहुंच गया जहां उनके सीजर ऑगस्टस की मेजबानी की गई थी। कई मिनटों तक प्रदर्शन पर मौजूद अन्य उपकरणों की सराहना करने के बाद वे अंततः बोसवर्थ की बेशकीमती वस्तुओं में से एक तक पहुंच गया। वे सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच से गुजरे और उन्होंने ऊंचे राजसी में की प्रशंसा की और उसकी तस्वीरें लीं। इसे व्यक्तिगत रूप से देखने से वे इसकी यात्रा सार्थक हो गई। उन्होंने मशीन और उसके कई व्यक्तिगत रूप से विकसित वेरिएंट को कई बार हाथ से बनाया, लेकिन अंततः उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उनका एकमात्र वास्तविक अनुभव एक आभासी कार्यशाला में था। डिजिटल कोड के साथ काम करने की तुलना वास्तविक धातुओं और वास्तविक घटकों के साथ काम करने से कैसे की जा सकती है। स्वस्थ दूरी से भी वेस को लगा कि सीजर ऑगस्टस से महिमा की भावना निकल रही है। ऐसा लगता था जैसे मॉडल मेजों का सम्राट था और अन्य सभी मेजों के लिए उसकी उपस्थिति के सामने झुकना स्वाभाविक था। यह शिल्प कौशल अच्छा है। यह निश्चित है कि यह नेशनल एरोमोटिव्स का मानक मॉडल नहीं है। सीजर ऑगस्टस के बारे में अपने गहन ज्ञान के साथ उन्होंने कुछ मिनट के निशान देखे जो एन्या या जेसन कोज़लोस्की द्वारा अपनाए गए दर्शन से भिन्न निर्माण दर्शन की बात करते थे। इन व्यक्तिगत स्पर्शों ने आधार मॉडल को एक अलग रास्ते पर उसके शिखर तक पहुंचाया।
मुझे आश्चर्य है कि क्या इस विशेष मॉडल पर काम करने वाले शिल्पकार को पता है कि उसने अपने विचारों को मॉडल में कैसे जोड़ा है। एक्स फैक्टर पर अपने व्यापक शोध के साथ वेस को इस घटना के लिए एक प्राथमिक छठी इंद्रिय प्राप्त होनी शुरू हुई। उन्होंने एक्शन में द सेवेंथ स्नेक और मेलिंडा के रिप्ले देखने में काफी समय बिताया, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि एक्स फैक्टर को कैसे व्यक्त किया गया था। उन्होंने मॉडल से निकलने वाली भावनाओं की स्पष्ट संवेदनाओं को पहचानने की कोशिश की, भले ही हल्की सी। ऐसा लगता है फैब्रिकेटर पुराना है, अनुभवी। उन्होंने ऑगस्टस को अपनी महान रचना, अपना सर्वोत्तम कार्य माना। उसने स्वयं मॉडल का लाइसेंस नहीं लिया होगा, लेकिन किसी तरह एक बार उसे इसे बनाने का अवसर मिला, शायद इसलिए क्योंकि उसे एक ही काम के लिए काम पर रखा गया था। उन्हें एक उन्नत मशीन के निर्माण में शामिल होने का मौका मिला, इसलिए उन्होंने इस काम को आदरपूर्वक लिया। पुराने फैब्रिकेटर द्वारा मॉडल के प्रति महसूस की गई पूजा की अचेतन भावना ने अनजाने में अंतिम उत्पाद के विस्मय को बढ़ा दिया। शायद इसीलिए बोसवर्थ ने इस विशेष नमूने को हासिल किया और इसे सार्वजनिक रूप से दिखाया। इसने निश्चित रूप से श्रृंखला की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। यह एक सार्थक यात्रा थी। अब मैं देख रहा हूं कि सीजर ऑगस्टस के संबंध में थोड़ा अलग तरीका है। वेस ने स्वाभाविक रूप से ऐसे दास दर्शन को अपनाने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मनुष्य मशीन पर स्वामी होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मशीन कितनी परिष्कृत है, यह अभी भी पायलट के लिए सुरक्षा या नष्ट करने के लिए एक वाहन के रूप में बनाई गई है। स्वाभाविक रूप से एक्स फैक्टर के अपने हालिया अध्ययनों के साथ उनके विचारों में थोड़ा समायोजन हुआ था, लेकिन केवल इस अर्थ में कि मैक्स ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया जब उन्हें अपने पायलटों के समान विचारधारा वाले साझेदार के रूप में बनाया गया था। इस रिश्ते में अति करने और ऐसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं थी मानो मनुष्य गुलाम हो। सार्थक यात्रा के बाद वेस ने बोसवर्थ को छोड़ दिया और कुछ ब्लॉक नीचे चलकर दूसरी कंपनी के शोरूम में गए। हालांकि छोटा विक्रेता मुख्य रूप से प्रीमियम मेक बेचता था, इसलिए इसे जनता का और भी अधिक ध्यान मिला। स्टोर के सामने आगंतुकों की एक लंबी कतार इंतजार कर रही थी और वेस को अंतः परिसर में प्रवेश करने के लिए बहुत अधिक शुल्क देना पड़ा। शानदार मैक्स सब देख रहे हैं उसके आसपास। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह स्वर्ग में है, लेकिन चूंकि उसके पास समय की कमी थी, इसलिए उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले केवल एक नजर डाली। सीजर ऑगस्टस वेस की आरा वस्तुत पहली वाली के समान थी, फिर भी पिछली मशीन की तुलना में जो शाही दिखने में कामयाब रही, यह उदाहरण प्रतीत होता है कम हो गया। शायद यह अलग अलग प्रकाश व्यवस्था के कारण था, या इस तथ्य के कारण कि अन्य महंगे मेक ने इसे घेर लिया था, लेकिन वेस का मेक कम लग रहा था। इसके निर्माण में कई लोग शामिल थे। रूपरेखा और घटक इसके डिजाइन द्वारा मांगे गए मानकों का कठोरता से पालन करते हैं, लेकिन इस मॉडल का यही एकमात्र लाभ है। यह ऐसा है जैसे यह मॉडल एक असेंबली लाइन द्वारा बनाया गया है। यह निर्माण का एक ऐसा तरीका था जो पैमाने, सटीकता और दक्षता की बात करता था। एक फैब्रिकेटर को सभी घटकों को हाथ से बनाने की अनुमति देने के बजाय एक कारखाने ने कई लोगों को नियुक्त किया जो सभी एक ही घटक को बनाने में विशेषज्ञ थे। एक व्यक्ति होगा जो केवल सेंसर बनाता है, दूसरा व्यक्ति होगा जो कवच चढ़ाने का प्रभारी होगा, इत्यादि। इस विशेषज्ञता ने सुनिश्चित किया कि वे उत्पादन की अच्छी गति बनाए रखते हुए गुणवत्ता बनाए रखें। सबसे खराब चीजों में से एक जो बड़े पैमाने पर निर्माता के साथ हो सकती है, वे है दोषों की घटना। इसलिए ऐसे विशेषज्ञों या एआई को नियोजित करना जो ऐसी भूमिका निभा सकें, निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण था।
यह तब काम करता है जब आप केवल मशीन के तकनीकी प्रदर्शन की परवाह करते हैं। वेस ने खेद व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि निर्माता ने इस मशीन को उसकी पूरी क्षमता तक नहीं लाया। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उन्हें दोष देता हूं। आप एक फैक्टर को नहीं माप सकते। यद्यपि मैंने इतना कुछ सीखा है, यहाँ तक कि सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों के पास भी एक फैक्टर को मापने का कोई साधन नहीं है। आप उस विशेषता में कोई मूल्य नहीं डाल सकते जिसे देखा या सुना नहीं जा सकता। एक फैक्टर की उच्च क्षमता वाले बहुत सारे मेक को डिस्पोजेबल कूड़े की तरह माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उद्योग मानक व्यक्तिगत शिल्प कौशल के बजाय बड़े पैमाने पर उत्पादन का पक्ष लेते थे। यहाँ तक कि स्वयं व्यवसाय शुरू करने वाले मेक डिजाइनर भी डिजाइनर के सफल होने पर अपने कर्मचारियों को उसके मॉडल बनाने का कठिन काम संभालने देते हैं। उन्होंने केवल मॉडल से परिचित होने और उत्पन्न होने वाली किसी भी उत्पादन समस्या को ठीक करने के लिए अपनी मशीन के हाथ से बने संस्करण तैयार करने की जहमत उठाई। शोरूम छोड़ने के बाद वेस ने ऑगस्टस के अनुकूलित संस्करण के साथ शोरूम का दौरा करने का इरादा किया। हालांकि उनके कोम द्वारा अलर्ट बीप किए जाने के बाद उन्हें पता था कि उन्हें होटल लौटना होगा। इसके लिए क्वालिफायर कल सुबह शुरू हुआ और समय पर पहुंचने के लिए उसे जल्दी उठना पड़ा। मेरे लिए खुद को साबित करने का समय आने वाला है, वे मंच के सामने अपनी नई अर्जित क्षमताओं को प्रदर्शित करने के अवसर का आनंद लेते हुए मुस्कुराया। अध्याय 30। क्वालिफायर बेनथाइम ने इस उद्देश्य के लिए निर्मित एक बड़े बहुभवन सम्मेलन परिसर में यंग टाइगर्स प्रदर्शनी की मेजबानी की। इसने बड़ी मात्रा में प्रमुख अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया, जिसने इस कार्यक्रम में आने वाले पर्यटकों और मशीनी उत्साही लोगों को काफी जगह प्रदान की। स्वाभाविक रूप से आयोजकों ने मैच पायलट प्रतियोगिता को मुख्य कार्यक्रम माना। उद्घाटन समारोह और स्टार पायलटों का परिचय शुरू हुआ, जबकि मैच डिजाइन प्रतियोगिता के क्वालिफायर एक छोटी और बहुत कम भीड़ भाड़ वाली साइड बिल्डिंग में हुए। इससे पहले कि वह कुछ और करता, वेस ने अपनी स्थिति की जांच की और देखा कि उसने अंततः 3 ODP जमा कर लिए हैं। इस राशि से उन्होंने तुरंत जूरी रिगिंग आई उपकौशल खरीदा, जिससे उनके लिए एक और छोटा सिरदर्द पैदा हो गया। इसकी वजह से वे उस दिन के लिए तैयार होने में जितना उसने सोचा था उससे थोड़ा देर से तैयार हुआ। यहाँ तक कि जब उसने अपना नाश्ता जल्दी कर लिया, तब भी उसे उस अजीब तरीके को सुलझाना था जिस तरह से सिस्टम ने उसके मस्तिष्क को पुनर्व्यवस्थित किया था। समय लगभग खत्म हो चुका है। कैप्टन गिलियन को भोजन कक्ष में बुलाया गया। होटल की लॉबी में इकट्ठा हों। वेस ने इस बार अपनी रत्न बिल्ली को अपने होटल के कमरे में छोड़ दिया। प्रतियोगिता के दौरान लकी को साथ लाना उनके लिए उचित नहीं था। सिर्फ इसलिए नहीं कि पालतू जानवरों की अनुमति नहीं थी, बल्कि धोखाधड़ी की संभावना के कारण भी। इसलिए वह क्वालिफायर में अकेले आए। मुख्य कार्यक्रम की उत्सवी धूम की तुलना में मेक डिजाइनर प्रतियोगिता एक कमजोर घटना थी जिसने भीड़ के केवल एक हिस्से को ही आकर्षित किया। इसमें भाग लेने वालों में से अधिकांश मेक डिजाइनरों के मित्र और परिवार थे। असली भीड़ कल दिखाई देगी, जब केवल 8 सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी मंच पर आएंगे। वेस, वाह यार, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। चमकीले गुलाबी बालों वाले एक गोल मटोल युवक ने वेस को देखा और प्रसन्न मुस्कान के साथ वहां आया। यार, स्नातक होने के बाद से हम संपर्क में नहीं हैं। यह ऐसा है जैसे आप किसी ब्लैक होल में गिर गए हों। वेस मुस्कुराया और अपने पूर्व सहपाठी पर मुक्का मारा। अरे कार्लोस, मुझे घर पर कुछ परेशानी हो रही है। अपनी स्वयं की मेक डिजाइन वर्कशॉप शुरू करना जितना दिखता है उससे कहीं अधिक कठिन है। आप वास्तव में इससे गुजरे हैं। हार्डवेयर की तो बात ही छोड़ो, आप लाइसेंस के लिए भुगतान करने में भी कैसे सक्षम हैं।
वहाँ मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। वेस ने पिछले 2 महीनों में जो कुछ भी किया उसका अधिकांश हिस्सा अपने दोस्त को देने के लिए आगे बढ़ा। कार्लोस शॉ ने वेस को मिश्रित दृष्टि से देखा। अभिव्यक्ति: मैं तय नहीं कर सकता कि तुम भाग्यशाली हो या नहीं। केवल सबसे मूर्ख अनुदान संस्थान ही आपको सीजर ऑगस्टस के लिए उत्पादन लाइसेंस देंगे। हाँ, मैं अभी भी दिवालिया हुए बिना इसे पुनः पेश करने की कोशिश में अपना सिर घुमा रहा हूँ। इसीलिए भी मैं यहाँ हूँ। मुझे अपनी पहली मशीन के लिए एक ग्राहक ढूंढना होगा, अन्यथा मैं गहरे संकट में पड़ जाऊंगा। मुझे आपकी स्वतंत्रता से ईर्ष्या होती है। आपको देखना चाहिए कि आजकल मैं आजीविका के लिए क्या करता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे बेंथाइम में एक थोक विक्रेता के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग से जोड़ दिया। कार्लोस ने कई अन्य मेक डिजाइनरों के मार्ग का अनुसरण किया जिन्होंने रिट्सबर्ग से स्नातक किया। बड़े निगमों में उनकी शुरुआत सबसे निचले स्तर से हुई। कई अन्य युवा स्नातकों की तरह कार्लोस की वर्तमान नौकरी का किसी भी आकार या तरीके से तकनीकी डिजाइन से कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए आवश्यक एकमात्र काम कंपनी द्वारा आयातित मशीनों का परीक्षण करना और यह नोट करना था कि कौन से हिस्से दोषपूर्ण थे। कार्लोस एक औसत मेक डिजाइनर हो सकता है, लेकिन कॉलेज में उसने जो कुछ सीखा उससे वह एक अयोग्य मेक तकनीशियन था। मूल रूप से कोई भी मेक डिजाइनर जिसने कम से कम दूसरे दर्जे के मानव राज्य के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से किसी एक से अध्ययन नहीं किया है, वास्तविक मेक डिजाइन की दुनिया में प्रवेश करने के बारे में भूल सकता है। ब्राइट रिपब्लिक में इस उद्योग की दयनीय स्थिति शायद इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का सबसे बड़ा कारण थी। सरकार घरेलू यांत्रिकी उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहती थी, या कम से कम विदेशी ट्रांसगैलेक्टिक निगमों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहती थी। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने जो अनुभव किया उस पर उन्होंने थोड़ी और बातचीत की। लाइन में प्रतीक्षा करने के बाद सुरक्षा ने उनकी साख की पुष्टि की और उन्हें प्रतियोगियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी। पहले से ही लगभग 100 युवा मेक डिजाइनर आरामदायक सीटों पर बैठे थे या अपने दोस्तों और परिचितों के साथ मिल रहे थे। वेस ने कुछ और उल्लेखनीय सहपाठियों को देखा, जिनमें शीर्ष छात्रा पेट्रिसिया श्नाइडर भी शामिल थीं। उनके माता पिता बोसवर्थ में मध्य स्तर के पदों पर काम करते थे, जो प्रभावशाली नहीं लग सकता था लेकिन विशाल निगम में स्थानीय प्रभाव के शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पेट्रिसिया की पृष्ठभूमि के साथ उसे दूसरे दर्जे के राज्य से एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए योग्य होना चाहिए था। इसके बजाय वह ब्राइट रिपब्लिक में रहीं और अन्य गरीब और प्रतिभाशाली स्थानीय लोगों की तरह रिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। आपको क्या लगता है कि पेट्रिसिया के प्रथम स्थान जीतने की कितनी संभावना है? लगभग 20%। कार्लोस ने लापरवाही से अनुमान लगाया। मैंने सुना है कि वह किसी तरह एक वरिष्ठ मेक डिजाइनर का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रही और उसकी प्रशिक्षु बन गई। पता नहीं वह कौन है, लेकिन लोग मुझे यही बता रहे हैं। वे यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मेक डिजाइनर ने पेट्रिसिया को पढ़ाया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्रत्येक सैद्धांतिक परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त करने में सफल रही। हाँ, भगवान का शुक्रवार है कि वह प्रैक्टिकल में उतनी अच्छी नहीं है, अन्यथा वह इस प्रतियोगिता का सफाया कर देती। अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए वह पेट्रिसिया से दूर हो गया और कुछ अन्य प्रतियोगियों की ओर देखा। कुछ ने एक स्थानीय छात्र के विपरीत अधिक आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा में अपनी छाती को ऊपर उठाया। व्यावहारिक रूप से उनमें पोटेंशियर्स के समान ही श्रेष्ठता का स्तर था। मैंने कम से कम 7 पोन्सीज को देखा है जिन्होंने विदेश में एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। कार्लोस ने कहा,
चूंकि वे उन लोगों से अधिक परिचित था जिनके साथ उसने रटसबर्ग में अध्ययन किया था। मैं नहीं जानता कि उनमें से अधिकांश कौन है, लेकिन मैं उस कमीने एडविन मैकेनी को पहचानता हूँ। वह युवक प्रशंसकों की भीड़ के सामने खड़ा था। उसके चेहरे से उतनी ही श्रेष्ठता झलक रही थी जितनी कमरे में मौजूद अन्य सभी संभ्रांत लोगों की एक साथ झलक रही थी। उसका बैकग्राउंड क्या है? उन्होंने न्यू रूबर्थ साम्राज्य के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। पता नहीं नाम क्या है, लेकिन यह रूबर्थन है तो परवाह कौन करेगा। भले ही यह स्टेलोन के विशिष्ट संस्थानों में से एक नहीं है, फिर भी जब भी संभव हो वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह एक प्रबुद्ध सज्जन हैं जो हम जंगली लोगों के लिए सभ्यता ला रहे हैं। हालांकि यह बदसूरत लग रहा था, ध्यान अनुचित नहीं था। यहाँ तक कि वेस को भी मैक्स में नवीनतम विकास पर एडविन के दिमाग को समझने की इच्छा महसूस हुई। ब्राइट रिपब्लिक जैसे बैकवाटर देश में एक ही डिग्री का अध्ययन करने की तुलना में एक यादृच्छिक एनआरआई विश्वविद्यालय में मेक डिजाइन का अध्ययन करना एक पूरी तरह से अलग अवधारणा थी। यहाँ तक कि एनआरआई द्वारा अपने मेककोर में लगाए गए सबसे सस्ते ट्रैश मेक भी कम से कम 2 पीढ़ियों के थे। उन्नत प्रौद्योगिकियां जो वेस को कल्पना की तरह लगती थीं, उन शक्तिशाली प्रथम श्रेणी के राज्यों में आम बात थीं। वेस को थोड़ा अफसोस हुआ कि उसने अपनी किशोरावस्था में अधिक मेहनत से पढ़ाई नहीं की। यदि उसने कड़ी मेहनत की होती और उस समय बेहतर परिणाम हासिल किए होते, तो उसे दूसरे या पहले दर्जे के राज्य में एक विशिष्ट संस्थान में भाग लेने का अवसर मिल सकता था। हम अलग अलग दुनिया में रहते हैं, उसके साथ जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने करियर पर ध्यान दें, वेस ने सलाह दी। हालांकि उसके लापरवाही बरतने का असली कारण यह था कि वे भविष्य में इन प्रतिद्वंद्वियों पर काबू पाने के लिए मेक डिजाइनर सिस्टम पर भरोसा कर सकता था। यह एक ऐसा लाभ था जो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ युवा मेक डिजाइनरों के पास भी नहीं था। इसकी शक्ति के साथ उसके पास पहुंचने का एक वास्तविक मौका था मेक डिजाइन का शीर्ष। इसमें बस समय लगा। देवियों और सज्जनों, कृपया ब्राइट रिपब्लिक के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों का स्वागत करें। एक परिचारक ने प्रतियोगियों को प्रतीक्षा कक्ष से बाहर निकलने का इशारा किया। वे सभी 150 प्रतियोगियों के साथ मंच के सामने पहुंचे। वे परिचित और अपरिचित चेहरों की भीड़ के सामने झुक गए। प्रस्तुतकर्ता मजबूत आवाज वाला चांदी के बालों वाला व्यक्ति था, संभवतः मैकोर का एक और अनुभवी। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रत्येक प्रतियोगी को एक व्यक्तिगत कार्यशाला और भागों का कोटा आवंटित करना बहुत फिजूल खर्ची होगी। कन्वेंशन सेंटर के होलोग्राफिक प्रोजेक्टरों की मदद से हम अभूतपूर्व यथार्थवाद के साथ आभासी वास्तविकता में क्वालिफायर आयोजित करके स्थान और संसाधनों को बचा सकते हैं। प्रतियोगियों के मुंह से कुछ कराहें निकल गईं। वे सभी असली मशीनी हिस्सों के साथ खेलना चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार कुछ अलग होगा। अब पिछले साल की तरह हम अपने युवा मेक डिजाइनरों को पूर्व चयनित भागों से एक कामकाजी मेक को डिजाइन करने और संयोजन करने की चुनौती पेश करना चाहते हैं। किसी मशीन को कार्यान्वित करना कोई चुनौती नहीं है, लेकिन इष्टतम भागों से सर्वश्रेष्ठ मशीन बनाने के लिए कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आपका कार्य एक ऐसी मशीन बनाना है जिसका परीक्षण मानक 10 किलोमीटर ग्वांटलेट में किया जाएगा। आपके सभी उपकरणों का परीक्षण यहाँ हंस द्वारा किया जाएगा। एक अन्य अनुभवी मेक पायलट ने बगल से अपना हाथ हिलाया, जो एक सख्त पेशेवर है और किसी भी कर्मचारी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। कोई प्रश्न? हमारे पास कितना समय है? क्वालिफायर शुरू होने में 12 घंटे बचे हैं। क्या वजन वर्ग और हथियार पर कोई सीमा है? प्रस्तुतकर्ता मुस्कुराया। अपनी इच्छानुसार कोई भी मशीन डिजाइन करें।
जब तक यह किसी मेक की परिभाषा में फिट बैठता है तब तक हम डिजाइन पर कोई सीमा नहीं लगाते हैं। क्या आप एक मेक पर 4 भुजाएं चिपकाना चाहते हैं? अच्छा। क्या आप एक ऐसी मशीन डिजाइन करना चाहते हैं जिसका धड़ उल्टा हो? आगे बढ़ो। हमने विशेष रूप से हंस की सहायता ली क्योंकि वह एक हरफन मौला खिलाड़ी है। वह समान दक्षता के साथ हल्के, मध्यम और भारी वाहनों को चला सकता है। उनके पास सबसे लोकप्रिय पशु डिजाइनों को संचालित करने का भी काफी अनुभव है। चाहे उसे तलवार दी जाए या राइफल, वह उतनी ही संख्या में दुश्मनों को मार सकता है। क्या वह आई है? इस पर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, वह 100% होमोसेपियंस है। इसने वास्तव में वेस को आश्वस्त किया। अन्य प्रतियोगियों की तुलना में उनका एकमात्र लाभ एक्स फैक्टर को एक मैच में साकार करने की उनकी क्षमता थी। यदि उनके तैयार उत्पाद का कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो उन्हें गंभीरता से संदेह है कि भावनात्मक रूप से बेजान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंतर को नोटिस करेगा। बहुत अच्छा। यदि कोई और प्रश्न नहीं है, तो कृपया निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपना स्थान ग्रहण कर लें। यदि आपके पास स्पर्शनीय प्रत्यारोपण नहीं है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप होलोग्राफिक अनुमानों को इधर उधर घुमा सकें, कृपया उपलब्ध कराए गए दस्ताने का उपयोग करें। अधिकांश मेक डिजाइनरों ने अपने शरीर में ऐसी तकनीकें प्रत्यारोपित की थीं जो उन्हें होलोग्राम को छूने की अनुमति देती थीं, जैसे कि वे वास्तविक वस्तुएं हों। यह वस्तुओं का वजन नहीं बताता था, लेकिन यह आज के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त रूप से ठीक से काम करता था। तैयार रहें। सेट हो जाओ। जाना। प्रत्येक प्रतिभागी के सामने की खाली जगहें होलोग्राफिक भागों और मशीनी फ्रेमों के छोटे ढेर के रूप में चमक रही थीं, जिससे उनका दृश्य बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कबाड़ खाने से टुकड़ों का बेतरतीब ढेर निकाल कर सबके सामने रख दिया हो। एकमात्र चीज जो इसे कबाड़ से अलग करती थी वह यह थी कि इसके हिस्से नए और अप्रयुक्त दिखते थे और प्रत्येक प्रतिभागी को समान हिस्सों के साथ काम करना पड़ता था। जब वे से एक पावर रिएक्टर के पास पहुंचा और उसे छूने की कोशिश की, तो घटक तब तक बड़ा हो गया जब तक कि वह अपने वास्तविक अनुपात तक नहीं पहुंच गया। तो इस तरह वे यहाँ जगह बचाते हैं। अप्रयुक्त भागों को कम करना उचित था। अन्यथा यदि वे सभी पूर्ण पैमाने के घटकों पर काम करते तो पूरे स्थल में 150 प्रतियोगियों को रखने के लिए जगह कम पड़ जाती। वेस ने चारों ओर देखा कि अन्य लोग आसन चुनौती का सामना कैसे कर रहे हैं। अधिकांश ने कबाड़ के ढेर को देखा और थोड़ी देर के लिए अभिभूत हो गए। कार्लोस ने धीरे धीरे अपने विकल्पों पर विचार करते हुए अपना सिर खुजलाया। पेट्रिसिया श्नाइडर ने तुरंत एक काफी मानक ह्यूमनॉइड आंतरिक फ्रेम चुना और अपने नए मेक में जोड़ने के लिए विभिन्न घटकों को छांटना शुरू कर दिया। जहां तक एडविन मैकेनी का सवाल है, युवा अभिजात वर्ग ने उनकी नौकरी के लिए एक साहसिक दिशा चुनी। उन्होंने एक मजबूत उड़ान प्रणाली के साथ एक हल्के ईगल आकार के मेक को जोड़ना चुना। इस तरह के संयोजन के परिणाम स्वरूप एक ऐसा फ्लायर बनेगा जो हल्के और मध्यम वजन वर्ग के बीच घूमता है, जो गिरने के लिए एक अच्छा क्षेत्र नहीं था। वेस को संदेह था कि एडविन के पास कुछ आश्चर्य है। जहां तक अपने स्वयं के डिजाइन का सवाल है, उन्होंने उपलब्ध घटकों पर एक संक्षिप्त नजर डाली। अधिकांश हिस्से पुराने लग रहे थे, लगभग 2 से 4 पीढ़ी पुराने। आयरन स्पिरिट में इन भागों को सितारा या सितारा भाग माना जाएगा, जो नौसिखिया में डिजाइनरों के लिए कुछ हद तक उन्नत है, लेकिन अगर वे सरल भागों से चिपके रहते हैं तो उन पर हावी होने की हद तक नहीं। मानक हिस्से सभी उसकी क्षमता के भीतर थे। वेस ने अपने पसंदीदा हिस्सों को चुनना शुरू करने के बजाय एक अलग हिस्सा ले लिया दृष्टिकोण।
उन्होंने अपने प्रतियोगिता डिजाइन के परीक्षण पायलट हंस का अध्ययन किया और प्रस्तुतकर्ता के उसके विवरण के बारे में सोचा। यदि वेस इसे क्वालिफायर से बाहर करना चाहता था, तो उसे अपनी ताकत का उपयोग करना होगा, और इसका मतलब एक्स फैक्टर को अपने डिजाइन में एकीकृत करना होगा। अगर मैं इस रास्ते पर जाऊं तो यह जोखिम है। यदि मैं तर्क के बजाय अपनी भावनाओं को अपने डिजाइन को संचालित करने देता हूं, तो मैं सबसे इष्टतम विकल्प नहीं चुन पाऊंगा। अन्य मशीनों की विशिष्टताएं मेरी तुलना में बेहतर होंगी। फिर भी इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसकी मशीन अन्य मशीनों की तुलना में 5% या उससे भी खराब प्रदर्शन करती है। केवल वे खिलाड़ी जिन्होंने गॉन्टलेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उन्होंने ही क्वालिफायर में जगह बनाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक डिजाइनर ने मेक में कितनी घंटियां और सीटियां जोड़ी। अगर हंस ने इसे अपनी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया, तो यह एक अच्छा डिजाइन नहीं था। उत्पाद को पायलट के अनुरूप होना चाहिए, न कि मेक डिजाइनर की प्राथमिकताओं के अनुरूप। हंस किस प्रकार की मशीन को चलाना सबसे अधिक पसंद करता है? बहुत बुरा हुआ कि वेस को इस प्रतियोगिता के दौरान गैलेक्टिक नेट तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई। उसके पास अनुमान लगाने के लिए केवल प्रस्तुतकर्ता की